स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की ने पूरे 3 महीने लगाकर मेरे लिए एक प्रपोजल तैयार किया था, लेकिन मैंने सिर्फ एक लाइन कहकर उसे ठुकरा दिया कि मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर मैं मुड़ा और वे ताजे फूल अपनी बचपन की सहेली को दे दिए जिससे मैं सालों से चुपचाप प्यार करता था। लेकिन मुझे क्या पता था कि उसने मुझे सिर्फ एक ढाल की तरह इस्तेमाल करने के लिए स्वीकार किया था। इसके बाद वह पीठ पीछे स्कूल के गुंडे जाकरी पीएस के साथ चक्कर चलाती रही। बाद में मैंने एक सफल बिजनेस खड़ा किया और करोड़ों की संपत्ति बना ली। तब वह रोती बिलखती मेरे पास वापस आए और पैचअप करने की भीख मांगने लगी। उसने कहा कि अपनी जवानी में वह सच्चे प्यार का मतलब नहीं समझती थी। मैं एक पल के लिए पिघल गया और उसे वापस अपना लिया। लेकिन कौन जानता था कि यह सब उसकी और उसके गुंडे बॉयफ्रेंड की एक सोची समझी साजिश थी। जिस दिन मेरा कार एक्सीडेंट हुआ, जब मैं अस्पताल के बिस्तर पर आखिरी सांसें गिन रहा था, तब उसने अपने गुंडे बॉयफ्रेंड के हाथ में हाथ डाला और मुझे सारा सच बता दिया। उसने चुपके से ड्राइवर को पैसे देकर वह एक्सीडेंट करवाया था ताकि मेरी अस्वाभाविक मौत हो जाए और वह करोड़ों की संपत्ति सीधे उन दोनों के हाथ में आ जाए। वह स्कूल की खूबसूरत लड़की ट्रेसी स्नो जो कभी मुझसे प्यार करती थी, उसे उसी गुंडे ने इतना प्रताड़ित किया कि उसने एक इमारत से कूदकर जान दे दी थी। मेरा अच्छा भाई जो हमेशा मेरी रक्षा करता था, लियाम वेंस, मेरी वजह से एक भयानक मौत मारा गया। उन दोनों की जीत की हंसी के बीच मैंने गहरी कड़वाहट और गुस्से के साथ अपनी आखिरी सांस ली। जब मेरी आंखें दोबारा खुली तो मैं हाई स्कूल के आखिरी साल में वापस आ चुका था। मैंने एक बेहतरीन बदले का प्लान तैयार किया। मुझे उस घटिया जोड़े को इसकी भारी कीमत चुकानी थी। इथन हे स्कूल के बाद मुझे जाकरी के साथ कुछ काम निपटाना है। मुझे घर पहुंचने में थोड़ी देर हो सकती है। मैंने मम्मी पापा से कह दिया है कि मैं आज रात तुम्हारे घर पर ट्यूशन के लिए रुकूंगी। तुम जल्दी घर मत जाना, ठीक है? तुम्हें मेरी बात संभालनी होगी। सोफिया क्विन ने सफेद ड्रेस पहनी हुई थी। उसने थोड़े नखरे और नाराजगी भरे लहजे में धीरे से मेरा हाथ हिलाया। मैं वहां पूरी तरह हैरान खड़ा रहा। क्या मैं अस्पताल के बिस्तर पर मरा नहीं था? मेरे सामने का नजारा, वह सलेटी सफेद कॉलेज की इमारत और दूरी पर रबर ट्रैक वाला स्टेडियम, सब कुछ बहुत जाना पहचाना लग रहा था। इस हैरानी से बाहर आते हुए मुझे एहसास हुआ कि यह वही पुराना हाई स्कूल का कैंपस था। मैं सचमुच पुनर्जन्म लेकर वापस आ गया था। इथन, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम कहाँ खोए हुए हो? मुझे सीधा जवाब दो, क्या तुम मेरी मदद करोगे या नहीं? सोफिया क्विन की आंखों में थोड़ी नाराजगी दिखी। उसने मुंह बनाते हुए असंतोष जताया। अपने सामने खड़ी लंबी और मासूम दिखने वाली सोफिया क्विन को देखकर मेरा दिल किया कि मैं उसे एक जोरदार थप्पड़ मारूं। हम बचपन के दोस्त थे। मैंने इतने सालों तक उससे एक तरफा प्यार किया था, लेकिन उसने हमेशा मुझे एक एक्स्ट्रा व्हील की तरह इस्तेमाल किया। खास मौकों पर वह हमेशा अपने घरवालों को धोखा देने के लिए मुझे ढाल बनाती थी ताकि वह उस स्कूल के गुंडे के साथ खुलकर घूम सके। अंत में उसने उसी गुंडे बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मेरी खून पसीने की कमाई के करोड़ों रुपये हड़प लिए थे। सब कुछ उस घटिया जोड़े के हाथ में चला गया था। मेरा खून खौल उठा और मैंने थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन खुद को रोक लिया। एक थप्पड़ से मेरा गुस्सा शांत नहीं होने वाला था। इसके अलावा वह भी यह समझ भी नहीं पाती कि उसे मार क्यों पड़ी। अगर वह भागकर अपने गुंडे बॉयफ्रेंड से शिकायत कर देती तो मुझे ही बुरी तरह मार खानी पड़ती। मैं ऐसी बेवकूफ़ी नहीं कर सकता था। भगवान ने मुझे जिंदगी का दूसरा मौका दिया था, खासकर बदला लेने के लिए। अगर आप छोटी चीजों को सहन नहीं कर सकते तो आप बड़े प्लान बिगाड़ देंगे। मैं बिना सोचे समझे कदम उठाकर खुद को मुसीबत में नहीं डाल सकता था। मुझे एक परफेक्ट रिवेंज प्लान बनाना था और उस घटिया जोड़े को सबक सिखाना था। अपने दिल की आग को शांत करने का यही इकलौता रास्ता था। इथन हेस, अगर तुमने जल्दी कुछ नहीं कहा तो मैं सच में गुस्सा हो जाऊं। सोफिया क्विन ने अपनी कमर पर हाथ रखा और मुझे गुस्से से घूरने लगी। होश में आते हुए मैंने जानबूझकर उसे झांसा देने के लिए एक इशारा किया। मैं उसे भनक भी नहीं लगने दे सकता था, वरना मेरा बदले का प्लान खराब हो जाता। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मेरा पक्का जवाब पाकर सोफिया क्विन बेहद खुश दिखी। ये हुई ना बात। ये है मेरा सबसे अच्छा बचपन का दोस्त। मुझे पता था कि तुम मेरी मदद जरूर करोगे। लो, ये तुम्हारा छोटा सा इनाम। ये कहकर वह अपने पैरों के पंजों पर खड़ी हुई और अचानक मेरे बाएं गाल पर किस कर दिया। फिर वह शरारत से हंसी और वहां से भाग गई। मैं वहीं जम गया। मैंने अनजाने में उसे अपने गाल पर किस करने दिया था। पिछली जिंदगी में इस मोड़ पर मैंने इसका कड़ा विरोध किया था और उसे उस स्कूल के गुंडे से मिलने जाने से मना किया था। मैंने कहा था कि अगर उसने दोबारा उसके साथ घूमने की हिम्मत की तो मैं उसके माता पिता को बता दूंगा। इस बात पर हमारे बीच बहस हुई थी और वह गुस्से में चली गई थी। लेकिन इस जिंदगी में मैंने उसे बिल्कुल नहीं रोका। मैंने उसके निजी मामलों में दखल देना जरूरी ही नहीं समझा। कौन जानता था कि वह अचानक मुझे इस तरह किस कर देगी। अगर पिछली जिंदगी का इथन होता तो वह इस बात से इतना खुश होता कि रात भर सो नहीं पाता। शायद वह अगली सुबह अपना चेहरा भी नहीं धोता। लेकिन अब इससे मुझे घिन आ रही थी। मेरे चेहरे पर लगा उसका थूक गटर के पानी से भी 1000 गुना ज्यादा गंदा महसूस हो रहा था।
मैंने उसकी खूबसूरत कदकाठी को दूर जाते देखा, उसकी सफेद स्कर्ट हवा में लहरा रही थी। मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि मैं अपनी पिछली जिंदगी में कितना अंधा था। मेरे दिमाग में वह हमेशा एक पवित्र सफेद कमल की तरह थी। ये जानने के बाद भी कि वह स्कूल के गुंडे के साथ घूम रही है, मैंने नादानी में सोचा कि वह अभी कम उम्र और नासमझ है। ये सिर्फ किशोरावस्था का भटकाव है और कुछ नहीं। वह कभी कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। जब तक मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार रखूंगा, वह एक दिन सच्चे प्यार को जरूर समझेगी। कितनी अफसोस की बात है कि वह कोई पवित्र कमल नहीं थी, बल्कि वह एक पूरी तरह से मतलबी और धोखेबाज लड़की थी। मुझे अपने पुराने रूप पर शर्म आ रही थी। किस्मत से भगवान ने मेरे साथ अच्छा किया और मुझे सब कुछ ठीक करने का मौका दिया। इस बार मैं कोई विरोध नहीं करूंगा। मैं तो उसे उस स्कूल के गुंडे के करीब लाने के रास्ते ढूंढूंगा, क्योंकि 7 साल बाद एक ऐसा वक्त आएगा जब वह रोएगी। उस पल उस घटिया जोड़े के सामने खड़े होकर हंसने की बारी मेरी होगी। मैं मुड़ा और तुरंत सिंक की तरफ भागा। मैंने अपने बाएं गाल को लगातार रगड़कर धोया और उस धोखेबाज लड़की के गंदे निशानों को अपने चेहरे से साफ किया। जैसे ही मैं मुड़ा, मैंने देखा कि स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की ट्रेसी स्नो दबे कदमों से इसी तरफ आ रही थी। मैं एक पल के लिए रुका, लेकिन तुरंत समझ गया कि बात क्या है। पिछली जिंदगी में इस समय उस लड़की से लड़ाई के बाद मैं गुस्से में वहां से निकला था। ट्रेसी स्नो पास ही खड़ी थी और ऐसा लग रहा था कि वह कुछ कहना चाहती है, लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं और चला गया था। ट्रेसी, क्या बात है? मैंने मुस्कुराते हुए खुद बात शुरू की। इथन, मुझे मैथ का एक सवाल समझ नहीं आ रहा है। क्या तुम स्कूल के बाद थोड़ी देर रुककर मुझे ये समझा सकते हो? ट्रेसी स्नो बहुत शर्मीली लग रही थी और उसकी आंखों में घबराहट थी, जैसे उसे डर हो कि मैं मना न कर दूं। अब मुझे एहसास हुआ कि इस खूबसूरत लड़की का हमेशा से मुझ पर क्रश था, लेकिन उसने कभी खुलकर नहीं कहा था। उस समय मेरा पूरा ध्यान उस धोखेबाज लड़की पर था, इसलिए मैंने इसके वजूद को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। उसका अभी मेरे पास आना सिर्फ होमवर्क पूछने का एक बहाना था, ताकि वह मेरे साथ थोड़ा वक्त बिता सके। वह सीधे सीधे अपनी बात कहने में बहुत शर्मा रही थी। कमाल है, तुम्हारी पढ़ाई इतनी अच्छी है और फिर भी तुम्हें मुझसे सवाल पूछना पड़ रहा है। मैंने उसका रिएक्शन देखने के लिए हंसते हुए कहा। फिर भी तुम्हारी जितनी अच्छी नहीं है। तुम हमारे स्कूल के सबसे बेहतरीन स्टूडेंट हो। मैंने हमेशा तुम्हें एक रोल मॉडल की तरह देखा है। ट्रेसी स्नो ने शर्माते हुए जवाब दिया और उसकी नजरें इधर उधर होने लगी। वह मुझसे आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। ठीक है, फिर स्कूल के बाद मिलते हैं। मैंने मुस्कुराकर सहमति दी। हाँ, स्कूल के बाद मैं तुम्हारी क्लास में आऊंगी। ये कहकर ट्रेसी स्नो तेजी से चली गई, जैसे उसे डर हो कि कहीं मैं अपना इरादा न बदल लूं। मैं बस मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाने लगा। मेरे दिल से एक ठंडी आह निकली। कितनी अच्छी लड़की है। अपनी पिछली जिंदगी में मैं सचमुच अंधा था, जो हमेशा उस धोखेबाज लड़की के पीछे भागता रहा और इस बेहतरीन लड़की को हर तरह से नजरअंदाज किया। अच्छा हुआ कि सब कुछ नए सिरे से शुरू हो रहा है। इस जिंदगी में मैं ट्रेसी को कभी निराश नहीं करूंगा। वह एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर है। रही बात सोफिया क्विन की, तो वह जहां चाहे जा सकती है। मुझे अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। स्कूल खत्म होने के बाद मैं अपनी सीट पर ही बैठा रहा और ट्रेसी के आने का इंतजार करने लगा। इथन, स्कूल खत्म हो गया है, क्या तुम घर नहीं जा रहे हो? लियाम वेंस ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा। वह मेरा पक्का भाई था, जो हमेशा मेरी बहुत परवाह करता था। मैं थोड़ा और पढ़ूंगा और बाद में निकलूंगा। मैं यह नहीं कह पाया कि मैं ट्रेसी के लिए रुक रहा हूं, ताकि वह कुछ गलत न समझे। वाह, तुम पहले से ही टॉपर हो और अभी भी इतनी मेहनत कर रहे हो। हम जैसे बाकी लोग कैसे जिएंगे? इथन, खुद को इतना मत थकाओ। लियाम वेंस हंसा और हाथ हिलाकर चला गया। मैं उसे कल रात स्कूल के गुंडे ज़ाकरी पीएस से सावधान रहने के लिए कहने ही वाला था, क्योंकि पिछली जिंदगी में आज स्कूल के बाद मैंने सोफिया को उस गुंडे के साथ जाते देखा था। उस बात से मुझे बहुत गुस्सा आया था, इसलिए मैं सीधे उसके माता पिता के पास शिकायत करने पहुंच गया था। सोफिया क्विन को घर घसीट कर लाया गया और उसकी जमकर क्लास लगी। इसके नतीजे में अगली दोपहर स्कूल के बाद उस गुंडे ने मुझे पीटने के लिए कुछ बदमाश भेजे थे। वहां से गुजर रहे लियाम वेंस ने बीच बीच में आकर मेरी मदद की थी, लेकिन उसके 2 दिन बाद ही लियाम वेंस की झील में डूबने से मौत हो गई थी। तब मुझे लगा था कि वह मछली पकड़ने गया था और गलती से फिसलकर डूब गया। मैंने लंबे समय तक उसका शोक मनाया था। अपनी मौत के आखिरी पलों में मुझे सोफिया के मुंह से पता चला था कि लियाम वेंस की मौत के पीछे ज़ाकरी का हाथ था। मेरी वजह से उसे एक भयानक मौत का सामना करना पड़ा था। लेकिन वे शब्द मेरे गले में ही अटक गए। मुझे लगा कि अब इस बात को उठाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार मैंने उसे उस स्कूल के गुंडे के साथ घूमने से बिल्कुल नहीं रोका था। इसलिए कल दोपहर स्कूल के बाद उस गुंडे द्वारा मुझे पीटने के लिए लोग भेजने का कोई चांस ही नहीं था। अभी लियाम को सचेत करने से वह बिना वजह शक करने लगता, जो पूरी तरह से गैर जरूरी था। जल्द ही मेरे अलावा पूरी क्लास खाली हो गई। मैं बिल्कुल अकेला था। करीब 10 मिनट बाद ट्रेसी स्नो दबे कदमों से क्लास के दरवाजे पर दिखाई दी। उसका इधर उधर छिपकर देखना ऐसा लग रहा था जैसे कोई चोर हो। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। ये काफी मजेदार था।
ट्रेसी अंदर आ जाओ, क्या तुम्हें डर है कि कोई तुम्हें देख लेगा? मेरी आवाज सुनकर ट्रेसी स्नो शर्माए और अंदर कदम रखा। मैं बस कोई गलतफहमी नहीं चाहती थी, खासकर सोफिया के साथ। मैं तुम्हारे रिश्ते पर कोई असर नहीं डालना चाहती। ये सुनकर मेरे अंदर गुस्सा भड़क उठा, लेकिन मैंने इसे बाहर नहीं दिखाया। मुझे इस मासूम लड़की को किसी और की गलती की सजा नहीं देनी चाहिए थी। ट्रेसी, तुम गलत मत समझो। सोफिया और मैं बस बचपन से साथ बड़े हुए हैं। हमारे परिवार करीब हैं, इसलिए हमारी थोड़ी जान पहचान है और कुछ नहीं। हमारा वैसा कोई रिश्ता नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैंने मुस्कुराकर बात को टाल दिया। सच में? ट्रेसी स्नो ये सुनकर बेहद खुश दिखी, लेकिन उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसने थोड़ी जल्दबाजी कर दी और उसने तुरंत मुझसे माफी मांगी। मैंने हंसकर कहा कि कोई बात नहीं, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ट्रेसी स्नो ने तुरंत मेरे सामने मैथ का एक सवाल रखा। ये वही सवाल था जिसके बारे में उसने कहा था कि वह इसे हल नहीं कर पा रही है। मैंने इस पर एक नज़र डाली। ये सचमुच काफी मुश्किल सवाल था। ऐसा लग रहा था कि उसने पूरी तैयारी की थी ताकि मैं उसके दिल की बात न समझ सकूं। मैंने उसकी चोरी नहीं पकड़ी और उसे सवाल समझाना शुरू कर दिया। इथन, तुम सच में बहुत होशियार हो। तुमने इसे पल भर में हल कर दिया। मुझे इसे समझने में बहुत दिमाग लगाना पड़ा था। ट्रेसी स्नो के चेहरे पर साफ तारीफ के भाव थे, लेकिन बोलने के तुरंत बाद उसने अपना मुंह बंद कर लिया। उसे एहसास हुआ कि उसके मुंह से सच निकल गया है। वह वहां लाल चेहरे के साथ अजीब सी स्थिति में बैठ गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। मुझे अपनी हंसी दबानी पड़ी ताकि वह और ज्यादा शर्मिंदा न हो, क्योंकि यह सवाल सचमुच बहुत कठिन था। यह ओलंपिक लेवल का सवाल था। मैंने ऐसा नाटक किया जैसे मुझे उसकी बात का मतलब समझ ही नहीं आया और मैंने उसकी बात पर हामी भर दी। ट्रेसी स्नो ने राहत की सांस ली। वह कुछ और कहने ही वाली थी, लेकिन शर्माकर हिचकिचा गई। ठीक उसी समय हमारी क्लास टीचर मिस लुइस दरवाजे पर दिखाई दी। वह 40 के दशक की एक मध्यम आयु वर्ग की महिला थी जो काले फ्रेम का चश्मा पहनती थी और उनका स्वभाव बहुत शांत था। मिस लुइस, मैं इथन से होमवर्क पूछने आई थी। आप कोई गलत मतलब मत निकालिएगा। ट्रेसी स्नो तुरंत खड़ी हो गई और सफाई देने लगी। मेरी हंसी छूटने ही वाली थी। ट्रेसी बहुत मासूम थी। इस तरह कहना एक तरह से खुद ही अपनी बात कबूल करने जैसा था। खुशकिस्मती से मिस लुइस ने इस पर ज्यादा नहीं सोचा। उन्होंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। तुम दोनों स्कूल के टॉपर हो। पढ़ाई के बारे में चर्चा करना एक अच्छी बात है। मैं क्यों कुछ गलत सोचूंगी? मैंने बस देखा कि क्लास का दरवाजा बंद नहीं है, इसलिए मैं चेक करने आ गई। मैं तुम्हारी पढ़ाई में खलल नहीं डालूंगी। इथन, जब तुम बाद में जाओ तो दरवाजा लॉक करना याद रखना। ठीक है जी मैम। मैंने तुरंत आज्ञाकारी छात्र की तरह सिर हिलाया। मिस लुइस के जाने के बाद ट्रेसी स्नो अपने सीने पर हाथ फेर रही थी। उसका चेहरा अभी भी डरा हुआ था। उसने कहा कि मैं तो आधा मर ही गई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस लुइस अचानक आ जाएंगी। अच्छा हुआ उन्होंने कोई गलतफहमी नहीं पाली। मैं अब और खुद को नहीं रोक पाया और जोर से हंस पड़ा। हम तो सिर्फ पढ़ाई कर रहे थे, इसमें डरने की क्या बात है? या तुम्हारा कोई और इरादा है? मैंने जानबूझकर उसे चिढ़ाया ताकि देखूं वह क्या जवाब देती है। ट्रेसी स्नो का चेहरा तुरंत टमाटर की तरह लाल हो गया, जैसे वह रंगे हाथों पकड़ी गई हो। बिल्कुल नहीं, मैं सच में सिर्फ होमवर्क पूछने आई थी। बहुत देर हो रही है, मैं घर जा रही हूँ। कल मिलते हैं। ये कहकर ट्रेसी स्नो तेजी से भागी जैसे वह क्लास से बचकर भाग रही हो। मैं ठहाका मारकर हंस पड़ा। मैं उससे भविष्य में जाकरी से सावधान रहने के लिए कहने ही वाला था, लेकिन मेरे मुंह से शब्द निकलने से पहले ही वह गायब हो चुकी थी। मुझे उसे चेतावनी देने का कोई और मौका ढूंढना होगा। मैं जाकरी को उसे नुकसान पहुंचाने की इजाजत बिल्कुल नहीं दे सकता। मैंने मन ही मन ठान लिया कि अपनी पिछली जिंदगी की त्रासदी को दोबारा नहीं होने दूंगा। जिंदगी का दूसरा मौका सिर्फ उस घटिया जोड़े से बदला लेने के लिए नहीं मिला था, बल्कि उन लोगों का कर्ज उतारने के लिए भी मिला था जो मेरे प्रति सच्चे थे। ट्रेसी स्नो और लियाम वेन्स दोनों मेरी पिछली जिंदगी में मेरी वजह से मरे थे। इस बार चाहे जो हो जाए मुझे उनकी रक्षा करनी ही होगी। आगे चलकर हम साथ में बिजनेस शुरू करेंगे और एक बेहतरीन जिंदगी जिएंगे। यह मेरी पिछली जिंदगी का कर्ज है जिसे मुझे चुकाना ही होगा। मैंने क्लास का दरवाजा लॉक किया और घर की तरफ चल दिया। हमारा घर एक साधारण अपार्टमेंट परिसर में था। हम चौथी मंजिल पर रहते थे। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, खाने की बेहतरीन खुशबू मुझसे टकराए। पापा सोफे पर बैठकर अपना फोन चला रहे थे। मम्मी रसोई में व्यस्त थीं। इथन, तुमने सोफिया को खाने पर क्यों नहीं बुलाया? तुम्हारी मम्मी ने खास तौर पर उसकी पसंदीदा मछली बनाई है। पापा ने हैरान होकर मेरी तरफ देखा। मैंने अपने होंठ भींचे। मुझे लगा कि मम्मी की बनाई मछली उस पर पूरी तरह बेकार जाएगी। इस वक्त वह पक्का किसी होटल में उस स्कूल के गुंडे के साथ गुलछर्रे उड़ा रही होगी और मम्मी के प्यार को बर्बाद कर रही होगी, लेकिन मैं ये बात खुलकर नहीं कह सकता था, वरना घर में हंगामा मच जाता। मुझे नहीं पता स्कूल के बाद वह अचानक कहीं चली गई। मैंने बात को टालने के लिए एक छोटा सा बहाना बना दिया और उसकी इस हरकत का जिक्र नहीं किया। ये तो अजीब है।
अंकल टॉम ने मुझे थोड़ी देर पहले फोन किया था और कहा था कि तुम आज रात सोफिया को ट्यूशन पढ़ा रहे हो और वे बार बार मेरा शुक्रिया अदा कर रहे थे। पापा ने मुझे उलझन में देखा। मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। शायद वह व्यस्त हो और अभी तक घर न पहुंच पाए हो। ये ठीक नहीं है। मुझे अंकल टॉम को फोन करके पूछने दो कि वह लड़की घर पहुंची या नहीं। वे अभी भी यही मान रहे हैं कि तुम उसे हमारे घर पर पढ़ा रहे हो। पापा को फोन मिलाते देखकर मैंने तुरंत उन्हें रोका। ये फोन कॉल किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए थी। अगर यह बात खुल जाती तो सबसे ज्यादा नुकसान मेरा ही होता। पापा, मुझे अभी याद आया। स्कूल के बाद मैं उससे मिला था। उसने कहा था कि वह कुछ सामान लेने सुपरमार्केट जाएगी और फिर सीधे घर चली जाएगी। ये पहली बार था जब मैंने अपने माता पिता से झूठ बोला था। ये सचमुच मजबूरी में किया गया था। पापा ने कभी मुझ पर शक नहीं किया था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका बेटा झूठ बोल सकता है, इसलिए उन्होंने तुरंत विश्वास कर लिया। उन्होंने वह कॉल नहीं की और मैंने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ कि मैंने शांति से काम लिया और कोई गड़बड़ नहीं हुई। रात का खाना 7 बजे के बाद खत्म हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अंकल टॉम फिर से फोन करेंगे और पूछेंगे कि सोफिया की ट्यूशन कैसी चल रही है और वह किस समय तक घर आएगी। इस बार मैं सचमुच हैरान रह गया। उस मतलबी लड़की की मर्यादा की कोई सीमा नहीं थी। स्कूल खत्म होने से लेकर अब तक करीब 3 घंटे बीत चुके थे और वह अभी भी अपना गलत काम खत्म नहीं कर पाई थी। समय की परवाह किए बिना बाहर पार्टियां चल रही थीं। इस रफ्तार से कौन जानता है कि मैं आज रात किस समय घर पहुंच पाता। अंकल टॉम का फोन आना और सोफिया के बारे में पूछना सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इस लड़की की कोई सीमा नहीं थी। स्कूल के बाद से अब तक करीब 3 घंटे बीत चुके थे। फिर भी उसने अपनी गंदी हरकतें बंद नहीं की थीं। वह बाहर घूमने में इतनी व्यस्त थी कि घड़ी की तरफ देख ही नहीं रही थी। अगर मैं उसकी बात मानता रहता तो पता नहीं मैं आज रात किस समय घर पहुंच पाता। नतीजा किसी के लिए भी साफ था क्योंकि मैंने उसे रोका नहीं था। वह आराम से उस स्कूल के गुंडे के साथ चली गई थी। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंची उसकी जमकर पिटाई हुई और डांट पड़ी, जो मेरी पिछली जिंदगी से भी बदतर थी, क्योंकि उसने न केवल उस गुंडे के साथ चक्कर चलाया बल्कि पूरे परिवार को धोखा देने की हिम्मत भी की थी। मेरे चेहरे पर लाचारी और कड़वाहट के भाव थे। इस बार मैंने उसकी मुसीबत को संभालने की जहमत नहीं उठाई, लेकिन अंतिम परिणाम अभी भी बिल्कुल मेरी पिछली जिंदगी जैसा ही था। वह लड़की निश्चित रूप से यही सोचेगी कि मैंने चुपके से शिकायत की है, इसलिए कल दोपहर स्कूल के बाद पक्का कोई न कोई हंगामा होगा। वह रात बिल्कुल मेरी पिछली जिंदगी जैसी ही थी। मैं फिर से सो नहीं पाया। अंतर यह था कि पिछली जिंदगी में मैं उस लड़की पर गुस्से और उसके माता पिता द्वारा पीटे जाने पर थोड़े तरस के कारण रात भर करवटें बदलता रहा था। लेकिन अब मुझे कल दोपहर स्कूल के बाद की चिंता सता रही थी कि कहीं पिछली जिंदगी का वह हादसा दोबारा न हो जाए, जिससे परोक्ष रूप से लियाम वेन्स की मौत हो जाए, जो मेरा भाई और मेरा अच्छा साथी था। अगले दिन मैं भारी चिंता के साथ स्कूल गया। सोफिया क्विन पहले से ही सुबह सुबह क्लास के दरवाजे पर इंतजार कर रही थी और उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। इथन, तुम वादे के पक्के नहीं हो। ऊपर से सीधे बनने का नाटक करते हो और मदद के लिए हाँ कहते हो, लेकिन पीठ पीछे मेरे राज खोलते हो। तुम्हारी हरकतें घिनौनी हैं। मैं अवाक रह गया। तो आखिरकार यह मेरी ही गलती बन गई। कितनी बेशरम लड़की है। मैंने कोई शिकायत नहीं की। मैं इस हद तक नहीं गिरूंगा। कल रात की बात इसलिए हुई क्योंकि मैंने कल रात की स्थिति को थोड़ा समझाने की कोशिश की थी। इसलिए नहीं कि मुझे उसके गलत समझने का डर था, बल्कि इसलिए कि मैं चीजों को आगे बढ़ने से रोकना चाहता था ताकि पिछली जिंदगी का वह हादसा दोबारा न हो। लेकिन मेरी सफाई सुनने के बाद सोफिया क्विन और भी ज्यादा नाराज हो गई और मुझे इतनी जल्दी घर जाने के लिए जिम्मेदार ठहराने लगी। भगवान की कसम, उस पल मेरा मन किया कि मैं जोर से चिल्लाऊं। अगर तुम अपनी मुसीबत खुद नहीं संभाल सकती तो किसी और को दोष क्यों दे रही हो? इथन, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। मैं बता सकती हूँ कि तुमने ये सब जानबूझकर किया है। तुम बस मुझे जाकरी के साथ नहीं देखना चाहते थे, इसलिए तुम जल्दी घर चले गए ताकि मेरे माता पिता को इस राज का पता चल सके, है ना? मैं इस बात की कड़वाहट मन में रखूंगी। अगर तुम मुझे शांति से जीने नहीं दोगे तो खुद भी इसकी उम्मीद मत करना। ये कहकर सोफिया क्विन गुस्से में पैर पटकती हुई चली गई। मेरे मुंह से एक बेबस आह निकली। जो नजारा मैं सबसे कम देखना चाहता था वह आखिरकार होने ही वाला था। दोपहर में पीरियड के दौरान हमारी क्लास का उस गुंडे की क्लास के साथ कंबाइंड सेशन था। जाकरी जानबूझकर मेरे पास आया। उसकी कसरती कद काठी सचमुच डरावनी थी। अपने नाम के मुताबिक वह दिखने में हैंडसम था और अमीर परिवार से था। इन्हीं दो चीजों की वजह से वह धोखेबाज लड़की पतंगे की तरह आग में कूदने के लिए तैयार रहती थी। उसने मुझ जैसे एक औसत दिखने वाले लड़के की तरफ कभी आंख उठाकर भी नहीं देखा जो सिर्फ पढ़ाई में आगे था। स्कूल के बाद अपना ध्यान रखना। जाकरी ने ठंडे लहजे में ताना मारा और मुड़कर चला गया। मैं वहीं खड़ा रहा और कुछ नहीं बोला। मेरा दिमाग इस मुसीबत से निकलने का रास्ता खोजने के लिए पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था। इथन, उस कमीने जाकरी ने तुमसे अभी क्या कहा?
मैंने देखा कि उसका चेहरा काफी बिगड़ा हुआ था। अगर वह तुम्हें परेशान कर रहा है तो इसे चुपचाप मत सहो। मैं उससे नहीं डरता। लियाम वेंस पास आया और उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। चिंता मत करो। मैंने एक झूठी मुस्कान बिखेरी। मैं सचमुच उसे इस सब में नहीं घसीटना चाहता था और उस पुरानी त्रासदी को दोहराना नहीं चाहता था। अगर कोई बात हो तो बस आवाज लगा देना। हम सुख दुख के साथी हैं। लियाम वेंस मुस्कुराया और उसके सफेद दांत चमक उठे। मेरा दिल भर आया, लेकिन उसमें थोड़ी उदासी भी थी। मैंने दोपहर की छुट्टी होने तक खुद को संभाले रखा। मैं जानबूझकर सबसे पीछे रह गया। मैंने लियाम वेंस से कहा कि मैं घर जाने से पहले थोड़ी देर रुककर कुछ पढ़ना चाहता हूं ताकि वह पहले निकल सके। लियाम वेंस को क्लास से जाते देखकर मैंने आखिरकार राहत की सांस ली। स्कूल के गेट से बाहर निकलने पर मुझे पक्का घेरा जाने वाला था, लेकिन जब तक इसमें लियाम शामिल नहीं था तब तक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इस बात का बदला बाद में लिया जा सकता था। मैं अभी उतना ताकतवर नहीं था। एक समझदार इंसान बदले के लिए सही वक्त का इंतजार करता है। इसके लिए साल भी कम है और मुझे सालों की जरूरत नहीं थी, सिर्फ 7 साल काफी थे। मैं करीब आधा घंटा और क्लास में रुका रहा, फिर सावधानी से स्कूल के गेट से बाहर कदम रखा। बाहर कुछ भी असामान्य न देखकर मैंने चैन की सांस ली। वे बदमाश शायद इंतजार करके थक गए होंगे और चले गए होंगे। मैं तुरंत दूसरे रास्ते पर मुड़ गया और घर के लिए एक लंबा रास्ता चुना। लेकिन गेट से कुछ ही दूरी पर वे तीनों बदमाश अचानक कहीं से सामने आ गए। अरे बच्चे, हमारे साथ लुका छिपी खेलने की कोशिश कर रहे हो? कोई आश्चर्य नहीं कि हमने तुम्हें पहले नहीं देखा। पता चला कि तुम स्कूल के अंदर ही दुबके हुए थे और बाहर आने से मना कर रहे थे। मेरा दिल तुरंत बैठ गया। जो होना था उसे टाला नहीं जा सका, लेकिन कम से कम लियाम पहले ही जा चुका था। इस बार वह इस सब में नहीं फंसेगा। इस तरह वह पुराना चक्र टूट गया। मुझे बस वह मार खुद झेलनी होगी। स्थितियां ठीक नहीं थी। वहीं रुक जाओ। जैसे ही मैंने खुद को उन बदमाशों के घूंसों के लिए तैयार किया, पीछे से एक बहुत ही जानी पहचानी आवाज अचानक गूंज उठी। मैं देखने के लिए मुड़ा और सदमे में जम गया। ये वही था। वह अभी तक गया क्यों नहीं था? लियाम वेंस तेजी से दौड़कर आया और मुझे बचाने के लिए मेरे आगे खड़ा हो गया। उसकी आंखें उन तीनों बदमाशों को गुस्से से घूर रही थीं। उसका मुंह लगातार इथन को ढाढ़स बंधा रहा था कि डरो मत, मेरे रहते तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। मुझे बहुत डर लगा। खुद के पिटने का नहीं, बल्कि उसके इस मामले में खींच जाने का डर था। लेकिन जो नजारा मैं सबसे कम देखना चाहता था वह आखिरकार सामने आ ही गया। लियाम, तुम तो घर जा चुके थे ना? मैं पूरी तरह घबरा गया और मेरे अंदर खौफ समा गया। क्लास से ही मुझे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। स्कूल के बाद मैं जानबूझकर पीछे रुक गया, जाने का नाटक किया, लेकिन कहीं छिप गया। और जैसा मैंने अंदाजा लगाया था वैसा ही हुआ। तुम तीनों गुंडे, क्या उस कमीने जाकरी ने तुम्हें इथन को परेशान करने के लिए भेजा है? लियाम वेंस ने एक आत्मविश्वासी मुस्कान बिखेरी और उन तीनों बदमाशों के चेहरों की तरफ उंगली उठाई। अपने काम से काम रखो, यहाँ से दफा हो जाओ। एक बदमाश ने लियाम को धमकी भरे लहजे में कहा। इथन मेरा भाई है। अगर तुम उसे छूना चाहते हो तो तुम्हें पहले मेरी लाश से गुजरना होगा। इथन, पीछे हट जाओ ताकि तुम्हें लड़ाई में चोट न लगे। लियाम वेंस ने अपनी आस्तीनें चढ़ाई और उन तीनों बदमाशों से मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। मैं तुरंत घबरा गया और मैंने लियाम का हाथ पकड़ लिया। मत लड़ो, यह मेरे और उनके बीच का मामला है। तुम इसमें मत पड़ो। क्या बकवास है? क्या हम भाई नहीं हैं? तुम्हारी मुसीबत मेरी मुसीबत है लियाम। हम भाई हैं, इसलिए मैं तुम्हें इसमें नहीं घसीटना चाहता। यहाँ से जाओ। खुद को देखो, चूहे की तरह डरे हुए हो। पढ़ाई में मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन लड़ाई में तुम मेरे आसपास भी नहीं हो। ये कहकर लियाम वेंस ने अपना घूंसा घुमाया और आगे बढ़ गया। मानना पड़ेगा कि लियाम लड़ाई में उस्ताद था। 1 के मुकाबले 3 होने पर भी उसने अकेले ही मोर्चा संभाल लिया। कोई दिक्कत नहीं हुई। कुछ ही राउंड के बाद वे तीनों बदमाश जमीन पर थे। लियाम को सिर्फ मामूली चोटें आईं। उसके मुंह के कोने पर एक खरोंच थी। जाकर उस कमीने जाकरी से कह देना कि अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आए। इथन को परेशान करने में क्या बहादुरी है? ये सुनकर मेरा चेहरा पीला पड़ गया। इन्हीं शब्दों की वजह से 2 रात बाद वह झील में डूब गया था। मैं मूल रूप से सब कुछ रोकना चाहता था, लेकिन अंत में मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पाया। बदमाशों को भगाने के बाद लियाम ने अपने मुंह से खून पोंछा और मेरी तरफ देखा। क्या पंच था? मेरा दांत थोड़ा ढीला महसूस हो रहा है। अरे तुम डर गए क्या? तुम बहुत कमजोर हो। यह कोई बड़ी बात नहीं है। अपना पीला चेहरा देखो। हाँ हाँ। लियाम को दिल खोलकर हंसते हुए देखकर मेरा दिल उलझनों से भर गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसके इस तरह आने पर क्या कहूँ। आज मैंने खुद को पिटने से बचा लिया था, लेकिन 2 दिन बाद का क्या होगा? आज मैंने उसे बचा लिया था, लेकिन 2 दिन बाद मैं उसे कैसे बचाऊंगा? लियाम, मेरी बात सुनो। तुमने इस बार बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। अरे क्या उन बदमाशों को पीटना इतनी बड़ी बात है? क्या जाकरी सच में मुझे इसके लिए मार डालेगा? मैं तुमसे कुछ नहीं छिपा रहा हूँ।
वह सच में तुम्हारी जान लेने के लिए लोग भेजेगा, और यह सब बाहरी इलाके के प्लेन रिजर्वायर पर होगा। दोस्त, क्या तुम मुझे बद्दुआ दे रहे हो? लियाम, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं जो कहने जा रहा हूँ उससे तुम्हें झटका लग सकता है, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। मैंने अब खुद को नहीं रोका और उसे अपने पुनर्जन्म की पूरी कहानी बता दी, लेकिन उसके चेहरे से साफ था कि वह मुझे पागल समझ रहा था। वह जोर से हंस पड़ा। इथन, तुम बहुत ज्यादा उपन्यास पढ़ रहे हो ना? पुनर्जन्म जैसी बातें कर रहे हो। अजीब है, क्या तुम टॉपर नहीं हो? हमेशा किताबों में खोए रहते हो। तुम्हारे पास टाइम ट्रैवल की कहानियों के लिए समय कहाँ से आता है? तुम समय में पीछे कैसे आए? मुझे भी सिखाओ। चलो। ये देखकर कि वह बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहा था, मैं बहुत चिंतित हो गया। लेकिन मैंने जो भी कहा उसने बस लापरवाही से जवाब दिया। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। चलो, ये ठीक है। इन अगले 2 दिनों में मैं कहीं नहीं जाऊंगा। स्कूल के बाद सीधे घर जाऊंगा और बंद दरवाजे के पीछे रहूंगा। अब खुश हो? ये लियाम का मुझे आखिरी जवाब था। फिर वह एक जिंदादिल हंसी के साथ चला गया। उसके रवैये से साफ था कि वह अभी भी इसे गंभीरता से नहीं ले रहा था। अब क्या करूं? इस त्रासदी को दोबारा होने से कैसे रोकूं? मैं भारी मन से घर लौटा। माता पिता को परेशान न करने के लिए मैंने घर पहुंचने पर सामान्य दिखने का नाटक किया। उस रात मैं फिर से सो नहीं पाया। सब कुछ लियाम की वजह से था। पिछली जिंदगी में मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए मैंने अपने अच्छे भाई को खो दिया था। अब जब मैं जानता था कि आगे क्या है तो मैं उसे दोबारा किसी कीमत पर नहीं खो सकता था। मैंने रात भर सोचा और एक बड़ा फैसला लिया कि उसे तीसरे दिन बताऊंगा, जो कि मेरे भाई लियाम की जिंदगी का आखिरी दिन था। सुबह सुबह घर से निकलते हुए मैंने अपने माता पिता के प्रति एक ऐसी हरकत की जिसके लिए मुझे खुद पर पछतावा था, क्योंकि मैंने कुछ चुराया था। किसी अजनबी से नहीं, बल्कि चुपके से पापा का फोन लिया था। मैंने फैसला किया था कि आज दोपहर स्कूल के बाद मैं चुपके से लियाम के पीछे जाऊंगा। अगर किसी ने रास्ते में उस पर हमला किया, मैं तुरंत फोन का इस्तेमाल करके पुलिस को बुला सकता था। शायद इससे उसकी जान बच जाती। यही इकलौता रास्ता था जो मैं सोच सकता था, लेकिन ये बेहद जोखिम भरा भी था। पापा का फोन चुराना। घर पहुंचने पर मुझे पक्का डांट पड़ने वाली थी। मेरे माता पिता मुझे सदमे से देखेंगे और विश्वास नहीं कर पाएंगे कि उनका बेटा ऐसा कर सकता है। स्कूल में फोन लाना भी खतरनाक था। स्कूल के नियम फोन बैन करते थे। अगर पकड़ा गया तो इसे जब्त कर लिया जाता और माता पिता को बुलाया जाता। इन दोनों के मुकाबले सबसे बड़ा जोखिम लियाम का चुपके से पीछा करना था। अगर मैं थोड़ा भी लापरवाह होता और पकड़ा जाता, मेरा हश्र भी लियाम जैसा ही होता और मैं भी रिजर्वायर में डूब जाता। लेकिन लियाम को बचाने के लिए मुझे इन सब की कोई परवाह नहीं थी। जैसा लियाम ने कहा था कि हम भाई हैं। मेरी मुश्किलें उसकी हैं और उसी तरह उसकी मुश्किलें भी मेरी हैं। अपने अच्छे भाई की जिंदगी बचाने के लिए चाहे जो भी जोखिम हो, यह इसके लायक था। स्कूल के गेट पर मैंने चुपके से फोन बंद किया और उसे जेब में रख लिया, ताकि क्लास के दौरान कोई कॉल न आए और टीचर्स मुझे पकड़ न ले। वह सब खत्म हो जाता। फिर भी मैं खुद को एक चोर की तरह महसूस कर रहा था और पूरे रास्ते डरा हुआ था। मैंने पहले कभी स्कूल के नियम नहीं तोड़े थे और यह इकलौता दिन था। मैं क्लास में था लेकिन पूरी तरह से भटका हुआ था। मैंने टीचर्स की एक बात भी नहीं सुनी। समय धीरे धीरे बीतता गया। आखिरकार दोपहर की छुट्टी का समय आ गया। मैंने लियाम को अलविदा नहीं कहा। उसके क्लास से निकलने का इंतजार किया। फिर मैंने अपनी किताबें छोड़ी और तुरंत उसके पीछे हो लिया। चुपके से उसके पीछे पीछे चलने लगा। मैंने बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं की। हमेशा 50 मीटर से ज्यादा की दूरी बनाए रखी, ताकि वह मुझे न देख सके और वे लोग भी मुझे न देख पाए जो उस पर हमला करने का प्लान बना रहे थे। पूरे रास्ते पीछा करते हुए मैं ठीक लियाम के घर के गेट तक पहुंच गया। किसी ने उस पर हमला नहीं किया, लेकिन मैंने थोड़ा भी ढील देने की हिम्मत नहीं की। मेरी पिछली जिंदगी की त्रासदी ऐसे ही गायब नहीं हो सकती थी। लियाम का हादसा आज रात होना था। बहुत मुमकिन था कि घर पहुंचने के बाद ऐसा हो। उसने मेरी बात नहीं सुनी और रात को चुपके से बाहर निकल गया, जिससे उन लोगों को मौका मिल गया। मैं लियाम के घर के गेट के पास छिप गया। अगर मुझे पूरी रात बाहर रहना पड़ता तो भी मुझे परवाह नहीं थी। जब तक लियाम सुरक्षित था, आसमान तेजी से काला हो गया। मेरे पेट से जोर जोर से आवाजें आने लगीं। मैंने माता पिता को परेशान न करने के लिए वहां से हिलने या जाने की हिम्मत नहीं की। मुझे फोन चालू करना पड़ा। मम्मी के फोन से बहुत सारी मिस्ड कॉल देखी। मैंने तुरंत उन्हें वापस फोन किया। कबूल किया कि मैंने पापा का फोन लिया था, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं समझाया। बस मम्मी से कहा कि रात के खाने के लिए मेरा इंतजार न करें, या मैं एक दोस्त के घर पर हूँ। मैंने पापा का फोन क्यों लिया, इस बात को समझाने का कोई तरीका नहीं था। मैं घर पहुंचकर एक और छोटा सा झूठ बोल देता। अगर मैं उनसे कहता कि उनका बेटा एक बार मर चुका है और अब दोबारा पैदा हुआ है, तो वे शायद सोचते कि मेरी पढ़ाई का दबाव बहुत ज्यादा है, जिससे मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। वह नतीजा स्कूल में फोन लाने से कहीं ज्यादा बदतर होता। रात के 9 बजे के बाद तक इंतजार किया। मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। मेरी आंखें लियाम की खिड़की पर टिकी थीं।
लाइट अभी भी चालू थी, वह सोया नहीं था। ठीक उसी समय लियाम कचरे का बैग लेकर बाहर आया, डस्टबिन तक गया और उसे अंदर फेंक दिया। फिर उसने इधर उधर देखा और एक तरफ चल दिया। वह इस समय कहाँ जा रहा है? मेरा दिल चुपचाप चिंतित हुआ। कचरा फेंक दिया लेकिन वापस नहीं जा रहा है। वह कहाँ भटक रहा है? असहज महसूस करते हुए मैंने चुपके से तुरंत उसका पीछा किया। लियाम परिसर से सीधे मुख्य सड़क के फुटपाथ की तरफ बढ़ा, जेब से सिगरेट और लाइटर निकाला। मैं हैरान रह गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसने अभी से सिगरेट पीना शुरू कर दिया है। तो वह परिवार से इसे छिपाना जानता था और सिगरेट पीने के लिए यहाँ चुपके से आया था। जैसे ही मैंने अपनी समझदारी भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, अचानक एक काली कार तेजी से आई और ठीक लियाम के सामने रुक गई। इसके तुरंत बाद लियाम को बिना लड़ने का मौका दिए बेहोश कर दिया गया। उन्होंने उसे कार में घसीटा और तेजी से निकल गए। पूरी घटना पलक झपकते ही हो गई। मैं तुरंत घबरा गया। यही बात थी, लियाम को उन बदमाशों ने इसी तरह मार डाला था। मैं उनके पीछे भागा लेकिन अफसोस बहुत देर हो चुकी थी। कार बहुत दूर जा चुकी थी। अच्छा हुआ कि मैंने इसे समय पर देख लिया था और लाइसेंस प्लेट साफ साफ नोट कर ली थी बिना किसी हिचकिचाहट के। मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया। हेलो, मैं एक क्राइम रिपोर्ट करना चाहता हूँ। मेरे क्लासमेट लियाम वेंस का अभी किडनैप हुआ है। ठीक प्रेस्टीज गार्डन्स कॉम्प्लेक्स के गेट पर स्मूथ पाथ रोड पर एक काली सेडान कार पूर्व की तरफ जा रही है। लाइसेंस प्लेट नंबर जैसे ही मैंने बिना रुके इसे बोला और तुरंत ऑपरेटर से जवाब मिला कि वे तुरंत तलाश के लिए टीम भेज रहे हैं। पुलिस को फोन करने के बाद भी मेरा दिल अभी भी बेचैन था। मैंने तुरंत एक टैक्सी बुलाई और प्लेन रिजर्वायर की तरफ भागा। मुझे नहीं पता था कि उन्होंने लियाम को कहीं और मारा, फिर उसे प्लेन रिजर्वायर में फेंक दिया या उसे सीधे वहां ले गए ताकि उसे झील में डुबो सके। इसलिए पुलिस को फोन करते समय मैंने सीधे प्लेन रिजर्वायर का जिक्र नहीं किया ताकि पुलिस सीधे वहां न पहुंच जाए और दूसरे मुख्य सुराग छूट जाए। अब मुझे पीछे जाना था और पहले चेक करना था। अगर वे लोग सच में लियाम को सीधे प्लेन रिजर्वायर ले गए थे तो मैं फोन करके पुलिस को सूचना दे सकता था। इसमें बहुत देर नहीं होती। मैं बस उम्मीद कर रहा था कि ड्राइवर थोड़ा और तेज चले। मैं ये भी उम्मीद कर रहा था कि पुलिस जल्दी से उस कार को ट्रैक कर ले। लियाम मेरे अच्छे भाई, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मेरे बार बार कहने पर ड्राइवर ने स्पीड बढ़ानी शुरू कर दी और प्लेन रिजर्वायर की तरफ तेजी से बढ़ा। हालांकि स्पीड पहले से ही तेज थी, फिर भी मुझे लगा कि यह काफी नहीं है। मेरा दिल हलक में अटका हुआ था और शांत नहीं हो पा रहा था। 20 मिनट बाद मैंने आगे एक काली कार देखी जो बहुत जानी पहचानी लग रही थी, शहर के बाहरी इलाके की सड़क होने की वजह से। इस समय वहां ज्यादा ट्रैफिक नहीं था। मैंने ड्राइवर से कहा कि लाइसेंस प्लेट साफ देखने के लिए कार के और करीब चले। ये वही कार थी जो पहले कॉम्प्लेक्स के गेट पर थी और जिसने लियाम को उठाया था। ऐसा लग रहा था कि वे लियाम को नुकसान पहुंचाने की जल्दी में नहीं थे। पूरे रास्ते आराम से गाड़ी चला रहे थे जिससे मुझे आगे निकलने का मौका मिल गया। मेरे दिल में उत्साह की लहर दौड़ गई, एक तरह की खुशी और चिंता का मिश्रण, क्योंकि आखिरकार मैंने उन्हें ढूंढ लिया था। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने तुरंत पुलिस को फिर से फोन किया। स्थिति की पूरी जानकारी देने के बाद मैंने फोन रख दिया। अब बस उम्मीद थी कि पुलिस जल्दी आ जाए। मैंने ड्राइवर से कहा कि उस काली कार का पीछा प्लेन रिजर्वायर तक जारी रखे। वह काली कार झील के किनारे रुक चुकी थी। दरवाजे खुले। उन्होंने बेहोश लियाम को बाहर घसीटा और उसे झील में डुबोने की तैयारी करने लगे। लेकिन पुलिस अभी भी रास्ते में थी और उन्होंने लियाम की जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया था। अब क्या करूं? मुझे उन्हें रोकने का कोई रास्ता खोजना था। सोचने का समय नहीं था। पता नहीं कहां से हिम्मत आए। मैं बाहर कूदा और अपने फोन से तेजी से फोटो खींचने लगा। सब वहीं रुक जाओ, मेरे पास तुम सबकी फोटो है। मैंने जोर से चिल्लाया। पुलिस के आने की बात कहने की हिम्मत नहीं हुई, इस डर से कि कहीं वे घबरा न जाएं और लियाम को सीधे अंदर न फेंक दें। मेरी आवाज सुनकर वे लोग एक साथ मुड़े और साफ तौर पर चौंक गए, इतनी दूरी से भी। यहाँ कोई लाइट न होने की वजह से मैं उनके चेहरे नहीं देख पा रहा था, लेकिन मुझे पता था कि वे घबरा रहे थे। उन्होंने शायद कभी उम्मीद नहीं की होगी कि मैं पूरे रास्ते उनका पीछा करूंगा। हमें देख लिया गया है, सबको मार डालो। उन लोगों ने लियाम को झील के किनारे छोड़ा और गुस्से में मेरी तरफ बढ़े। टैक्सी ड्राइवर बहुत पहले ही भाग चुका था। मैं बस अपनी जान बचाने के लिए भागा और पुलिस के आने और हमें बचाने की लगातार दुआ करने लगा। वरना आज रात में भी लियाम के साथ झील में फेंक दिया जाता और हम दो बदनसीब भाइयों की जोड़ी बन जाते। जैसे ही वे लोग मुझे पकड़ने वाले थे, आगे से सायरन की आवाज गूंज उठी। चमकती हुई लाइटों ने न केवल रात के आसमान को रोशन किया बल्कि सीधे मेरे दिल में उम्मीद जगाई। यह उम्मीद की किरण थी। मैं जिंदा हूँ। यकीनन उन लोगों ने पुलिस की कारों को आते देखा। बिना एक पल की देरी के वे मुड़े और भागने के लिए अपनी कार की तरफ लपके। उनका दिमाग अब लियाम को झील में फेंकने का नहीं था बल्कि सिर्फ मौके से भागने पर टिका था। जब पुलिस झील के किनारे पहुंची तो वह काली कार रात के अंधेरे में गायब हो चुकी थी। रही बात उन फोटोज की जो मैंने जल्दबाजी में खींची थी, अंधेरा होने की वजह से वे बहुत धुंधली आई थी, सिर्फ परछाइयां दिख रही थीं। कौन कौन था ये बताना मुश्किल था।
ज्यादा मदद नहीं मिली, लेकिन जो लाइसेंस प्लेट नंबर मैंने दिया था वह काम आया। हालांकि बाद में उन्हें पता चला कि वह फर्जी प्लेट थी, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी की वजह से आरोपी आज रात शहर की सीमा से आसानी से बाहर नहीं भाग पाएंगे। मुझे उसकी परवाह नहीं थी। जब तक मैंने लियाम को सुरक्षित बचा लिया था वह काफी था। उस पल मेरी आंखों से आंसू बह निकले जो अत्यधिक खुशी के आंसू थे। हालांकि मैंने अपनी जान जोखिम में डाली थी, लेकिन अब मैं पूरी तरह संतुष्ट महसूस कर रहा था क्योंकि यह इसके लायक था। यह मौत का चक्र भी मेरे द्वारा तोड़ दिया गया था। अगला नंबर स्कूल की खूबसूरत लड़की ट्रेसी स्नो का था। आज रात मैंने लियाम को बचाया था। मेरा मानना था कि मैं ट्रेसी की भी रक्षा कर सकता हूँ। जाकरी को उसे नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा जिससे वह इमारत से कूदकर खुदकुशी करने पर मजबूर न हो। लियाम को अस्पताल ले जाया गया। खुशकिस्मती से कोई बड़ी समस्या नहीं थी, उसकी जान बच गई थी। रही बात मेरी, तो घर पहुंचने पर स्वाभाविक रूप से पूछताछ होनी ही थी। अच्छा हुआ कि मैंने तैयारी की थी, भले ही कारण थोड़ा बनावटी था, लेकिन अंत में सब ठीक रहा। पापा ने ज्यादा दबाव नहीं डाला, बस मुझे याद दिलाया कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम आने वाला है। दूसरी चीजों को खुद पर हावी मत होने दो। दिन शांति से बीतते गए और एग्जाम में ठीक 1 महीना बचा था। वह मतलबी लड़की सोफिया क्विन मुझे शिकायत करता समझने की भूल के बाद मुझसे पूरी तरह कतराने लगी थी। हालांकि उसके माता पिता उस पर कड़ी नजर रख रहे थे, फिर भी वह वैसी ही थी। जब भी मौका मिलता स्कूल के गुंडे के साथ घूमने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। मैंने भी अब उसकी परवाह करना छोड़ दिया था। जाकरी के प्रति उसकी दीवानगी का कारण उसके अच्छे लुक के अलावा एक और बात थी। उसका परिवार बहुत अमीर था। उसके माता पिता बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस करते थे जो ठीक रियल एस्टेट के बूम के समय शुरू हुआ था। इसलिए वे बैंक में लाखों रुपये के साथ जल्दी अमीर हो गए थे, मुझ जैसे लड़के के विपरीत जिसके माता पिता साधारण मजदूर थे और गरीब थे। पिछली जिंदगी में मैं कभी कभी जाकरी से जलता था और खुद को कोसता था कि मैं उसकी तरह हैंडसम और अमीर क्यों नहीं हूँ। मैं किसी अमीर परिवार में क्यों नहीं पैदा हुआ ताकि मैं अपनी किस्मत बदलने के लिए सिर्फ अपनी कोशिशों पर भरोसा कर सकूं। इसीलिए पढ़ाई में मैंने कभी भी रोमांटिक नाकामियों को अपने स्कूल के काम पर हावी नहीं होने दिया। उस समय मेरे दिल में सिर्फ एक ही जिद थी कि भविष्य में कौन ज्यादा अमीर बनता है। मेरी सोच उस समय कितनी नादान थी। मैंने सोचा था कि अगर मैं किसी टॉप यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेता हूं तो मेरे पास बाद में बड़ा पैसा कमाने की स्किल होगी और तब सोफिया मेरे पास वापस आ जाएगी। और बाद में मैंने अपनी दूरदर्शिता की बदौलत ऐसा कर भी दिखाया। कॉलेज में रहते हुए भी मैंने एक अच्छा खासा हिस्सा कमा लिया था। ग्रेजुएशन के बाद 2 साल की कड़ी मेहनत के साथ मैंने एक सफल स्टार्टअप शुरू किया जिससे मेरे पास करोड़ों युआन की संपत्ति हो गई। ये सही समय पर सही कदम उठाने की बात भी थी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें थोड़ी किस्मत भी शामिल थी। दूसरी तरफ जाकरी का परिवार उतना भाग्यशाली नहीं रहा क्योंकि 5 साल बाद रियल एस्टेट मार्केट पूरी तरह मंदा हो गया। उसके माता पिता के पास बिल्डिंग मटेरियल का भारी स्टॉक जमा हो गया जिससे वे दिवालिया हो गए और बर्बाद हो गए। और यही कारण था कि उस घटिया जोड़े ने मुझे निशाना बनाया और मेरी संपत्ति हड़पने की साजिश रची। अब बेशक मैं सोफिया को यह नहीं बताऊंगा कि जाकरी का परिवार जल्द ही कर्ज में डूबने वाला है। बस उसे अभी के लिए अपनी आलीशान जिंदगी का आनंद लेने दो। उनके लिए मेरा बदले का प्लान अभी पूरी तरह शुरू नहीं हुआ था। कोई जल्दी नहीं थी, समय अभी बहुत था, इसे धीरे धीरे आगे बढ़ाना था। अभी प्राथमिकता कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में अपना सब कुछ झोंकने की थी। यह मेरी जिंदगी बदलने का सबसे अहम मोड़ था। सभी उम्मीदवार इस आखिरी महीने में जी तोड़ मेहनत कर रहे थे और परीक्षा की तैयारी में पूरी तरह जुटे होने के साथ मैंने ट्रेसी पर विशेष ध्यान दिया क्योंकि मेरी पिछली जिंदगी में ठीक इसी महीने एग्जाम से पहले उसके साथ हादसा हुआ था। इस बार मैं उसे उस त्रासदी से बचाने के लिए दृढ़ था जैसा मैंने लियाम के साथ किया था। बाद में मैं उससे शादी करना चाहता था। रही बात उस धोखेबाज सोफिया की, तो मैंने उसके और उसके गुंडे बॉयफ्रेंड के लिए पहले से ही एक परफेक्ट अंजाम सोच रखा था। सीनियर साल छात्र जीवन का सबसे कठिन और थका देने वाला समय था। हर किसी की किस्मत इसी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम पर टिकी थी। जैसे हजारों लोग एक ही पतली लकड़ी के पुल को पार करने की कोशिश कर रहे हों। इसे पार करो और एक पूरी नई दुनिया खुल जाती है। मैं भी कोई अपवाद नहीं था। बेशक टॉपर होने के बाद भी मैं ढील देने का जोखिम नहीं उठा सकता था। 5 जून यह वह दिन था जिसे मैंने कैलेंडर पर खास तौर पर मार्क किया था, क्योंकि आज रात ट्रेसी के लिए उसकी जिंदगी का सबसे अपमानजनक दिन होने वाला था। स्कूल के गुंडे जाकरी पीज ने उसके साथ गलत हरकत की थी और उसी रात उसने लेक्चर बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल से छलांग लगा दी थी। उसका सिर जमीन से टकराया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पूरा स्कूल हिल गया था, लेकिन खबर को तुरंत दबा दिया गया। आखिरकार अगर यह बात बाहर आती तो स्कूल की बदनामी होती। इसके अलावा ये परीक्षा से ठीक पहले का समय था। उन्होंने इस घटना को दबाने के लिए सब कुछ किया। इसे बड़ा मुद्दा बनने से रोकने के लिए अंतिम निष्कर्ष ये निकाला गया कि ट्रेसी शायद पढ़ाई के दबाव को झेल नहीं पाए। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उसने खुदकुशी का रास्ता चुना।
स्कूल ने अच्छा मुआवजा दिया, इसलिए आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई और पूरी बात ठंडी पड़ गई। स्कूल का गुंडा जाकरी पियर्स अभी भी कानून की पहुंच से बाहर खुलेआम घूम रहा था। किसी को नहीं पता था कि यह किसने किया, और अगर किसी को पता भी था तो किसी की कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। आज 5 जून था। उस सुबह घर से स्कूल जाते समय मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। पिछली जिंदगी में मुझे नहीं पता था कि ट्रेसी ने उस रात छलांग क्यों लगाई थी, लेकिन अब मुझे असली वजह पता थी, सिर्फ इसलिए कि कैंटीन में दोपहर के खाने के समय खाना लेते समय ट्रेसी गलती से सोफिया क्विन से थोड़ा टकरा गई थी और उस लड़की ने हंगामा शुरू कर दिया और जिद करने लगी कि ट्रेसी चाहे जो हो जाए माफी मांगे। इसके अलावा ट्रेसी की खूबसूरती से जलकर उसने बहुत से गंदे शब्द कहे। ट्रेसी ने भी चुप रहने के बजाय कुछ तीखे जवाब दिए और अंत में उन शब्दों ने सोफिया को इतना गुस्सा दिला दिया कि उनके बीच तीखी बहस हो गई। मूल रूप से किसी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसी रात वह हादसा हो गया। मैं साफ समझ गया था कि इस त्रासदी को रोकने के लिए उस रात गुंडे को ट्रेसी पर हमला करने से रोकना काफी नहीं था। सबसे अच्छा समाधान आज दोपहर के खाने के दौरान ट्रेसी को सोफिया से टकराने से बचाना था। अपना इरादा पक्का करने के बाद मैंने पूरी तैयारी की। जैसे ही सुबह की आखिरी मैथ की क्लास खत्म हुई, मैं क्लास से रॉकेट की तरह बाहर निकलने वाला पहला लड़का था। वह स्पीड किसी एथलीट जैसी हो सकती थी। मैथ के टीचर अभी दरवाजे से बाहर कदम भी नहीं रख पाए थे और मैं उनके पास से तेजी से निकल गया। मैं क्लास से बाहर भागने वाला पहला छात्र था। बिना पीछे देखे भी मैं अंदाजा लगा सकता था। टीचर और क्लास के बच्चे सभी हैरान रह गए होंगे। आमतौर पर मैं खाने का बहुत शौकीन नहीं था और हमेशा पीछे रहता था। फिर भी आज मैं अचानक बहुत उत्सुक था और टीचर को भी पीछे छोड़ दिया। कौन जानता है कि इससे टीचर की नजरों में मेरी इमेज पर क्या असर पड़ेगा। जो भी हो, अभी उसकी चिंता नहीं की जा सकती थी। मुझे पहले ट्रेसी को खोजना था और उसकी रक्षा के लिए उसके साथ रहना था। जब मैं कैंटीन के गेट पर पहुंचा, अभी एक भी छात्र नजर नहीं आ रहा था। हाँ, उम्मीद नहीं थी कि आज पहला स्थान मिलेगा। इसके बारे में सोचना काफी मजेदार था। दूसरे छात्र धीरे धीरे आने लगे। हर कोई मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई बेवकूफ हूँ। पास से गुजरते हुए एक तिरछी नजर डालते और आगे बढ़ जाते। मुझे ये पूछने की जरूरत नहीं थी कि वे क्या सोच रहे हैं। इतनी जल्दी आना और सिर्फ गेट पर खड़े रहना, खाने के लिए अंदर भी न जाना। शायद पढ़ाई कर करके इसका दिमाग खराब हो गया है। अरे क्या यह इथन हेस नहीं है? तुम यहाँ किसका इंतजार कर रहे हो? मुझे मत बताना कि यह मैं हूँ। मेरे पास तुम्हारे साथ समय बर्बाद करने की फुर्सत नहीं है और मेरे साथ खाने के बारे में सोचना भी मत। ट्रेसी अभी यहाँ नहीं थी, लेकिन सोफिया क्विन ताने मारती हुई आई। अपनी गलतफहमी दूर करो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं अभी भी तुम जैसी लड़की की परवाह करूंगा? क्या लूजर है, पूरा बेवकूफ। जाकरी पियर्स सोफिया के साथ चल रहा था और मेरा मजाक उड़ा रहा था। ऐसा मत कहो, वह इथन है जो टॉपर है। तुम उससे अपनी तुलना कैसे कर सकते हो? वह बहुत होशियार है। आखिरकार सोफिया क्विन ने थोड़ा ताना मारा, फिर तुरंत अपना लहजा बदल लिया। लेकिन जाकरी, भले ही तुम पढ़ाई न करो, तुम बाद में घर जाकर करोड़ों की संपत्ति के मालिक बनोगे। इथन का क्या? भले ही वह किसी टॉप यूनिवर्सिटी में चला जाए, उसका भविष्य सिर्फ नौकरी करना और अपनी मेहनत बेचना है। इस तारीफ ने जाकरी को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। उसने गर्व से कहा, हाँ, बिल्कुल सही। इसीलिए कहते हैं कि सही जगह पैदा होना एक टैलेंट है। टॉपर मेरे सामने कुछ नहीं है, वह बस अपनी खोल में छिपा एक कछुआ है। इथन को बयां करने के लिए यह बिल्कुल सही है। तुम्हारी सबसे पसंदीदा बचपन की सहेली को भी मैंने अपने इशारों पर नचाया है। तुम बस एक पूरी तरह से बेवकूफ इंसान हो। हाँ, तुम ये क्या कह रही हो? सोफिया क्विन ने कहा कि वह इसके लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उसकी हरकतें पूरी तरह से इसमें शामिल थीं। जाकरी से पूरी तरह चिपकी हुई थी। शायद अगर स्कूल में न होते और तमीज से रहने की जरूरत न होती, वे दोनों वहीं एक दूसरे के करीब आ जाते। क्या ये सब मुझे गुस्सा दिलाने के लिए नहीं था? क्या अजीब जोड़ा है, कितना बचकाना और बकवास है। मैं उनके साथ उलझना नहीं चाहता था। उस घटिया जोड़े को भौंकने दो। जो भी हो, 7 साल में हम देखेंगे कि आखिरी विजेता कौन बनता है। थोड़ा इंतजार करने के बाद ट्रेसी आई। मैं तुरंत उससे मिलने आगे बढ़ा, मुस्कुराते हुए, ट्रेसी, चलो आज साथ में लंच करते हैं। मेरे पास ये टॉपिक है जिस पर मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मुझे कैंटीन के गेट पर इंतजार करते देखकर ट्रेसी बहुत खुश और प्रभावित दिखी। जरूर, चलो फिर अंदर चलते हैं। मैंने तुम्हें दूर से यहाँ खड़े देखा और सोच रही थी कि तुम किसका इंतजार कर रहे हो। तुम्हारे अलावा और कौन इस लायक होगा कि मैं यहाँ खड़ा रहकर इंतजार करूं? मैंने उसे एक चुलबुली मुस्कान दी। उसके गाल तुरंत लाल हो गए। उसका चेहरा पूरी तरह से शर्मा गया था। उसने बस अपना सिर झुकाया, मुस्कुराए और कुछ नहीं बोली। मैं उसकी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह जानता था। बेशक अभी उस दीवार को पूरी तरह से तोड़ने का समय नहीं आया था। हाई स्कूल में डेटिंग पर पूरी तरह बैन था। ये स्कूल का साफ नियम था। ट्रेसी एक आदर्श छात्रा थी, हमेशा नियमों का पूरी तरह पालन करने वाली।
भले ही वह मुझे अंदर से कितना भी पसंद करती हो। उसने कभी पहले खुलकर नहीं कहा था हाथ पकड़ना या ऐसा कुछ तो दूर की बात थी। मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कैंटीन में गया। हमारे बीच एक तय दूरी बनाए रखी, न बहुत ज्यादा करीब और न बहुत दूर। फिर भी हम दोनों का साथ चलना दूसरों की उत्सुकता भरी नजरों को खींच रहा था। मैं उन नजरों में साफ देख सकता था तारीफ और जलन का मिला जुला भाव। उन्हें जितना मर्जी जलने दो, भविष्य में ट्रेसी और मेरा एक परफेक्ट अंत होने वाला था। स्कूल की यूनिफॉर्म से लेकर शादी के जोड़े तक मेरे पूरे समर्पण और सुरक्षा के बीच ट्रेसी खाना लेते समय सोफिया से टकराने से बच गई। हम दोनों शांति से बैठे और साथ में खाना खाया। मैंने भी राहत की सांस ली। जब तक सोफिया के साथ कोई सीधा टकराव नहीं होता, इस त्रासदी को सफलतापूर्वक टाला हुआ माना जा सकता था। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह नफरत से भरी सोफिया खुद मुसीबत खड़ी करने की पहल करेगी। बुरा नहीं है इथन, तुम बस मेरे पीछे घूमते थे। अब तुम चुपके से स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ चक्कर चला रहे हो। इसकी उम्मीद नहीं थी। तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। कुछ हुनर है तुम्हारे पास। सोफिया क्विन पूरे ताने के साथ पास आए। अपने काम से काम रखो, दूसरों के मामले में दखल मत दो। मैंने चिढ़कर जवाब दिया। मैं सचमुच इस लड़की के साथ कोई उलझन नहीं चाहता था। एक और नजर देखना भी मेरी आंखों के लिए गंदा महसूस हो रहा था और मेरा मूड खराब कर रहा था। ट्रेसी के सामने मुझ पर चिल्लाना, हाँ वैसा नहीं जैसे तुम मेरे पीछे घूमते थे और मुझे देखते ही अपनी बात बदलने लगते थे। सोफिया ने जानबूझकर ट्रेसी के सामने मुझे नीचा दिखाया। उसका इरादा बिल्कुल साफ था, बस ट्रेसी के सामने मुझे शर्मिंदा करना, और इसलिए भी क्योंकि वह इस बात से बहुत जलती थी कि ट्रेसी ज्यादा खूबसूरत थी। इसलिए उसने ट्रेसी का थोड़ा अपमान करने का मौका ढूंढ लिया ताकि अपनी घमंडी और दुर्भावनापूर्ण इच्छा को पूरा कर सके। मैं इस लड़की के असली स्वभाव को बहुत पहले ही देख चुका था। भले ही वह हमेशा मुझे एक एक्स्ट्रा ऑप्शन की तरह मानती थी और मुझे कभी सच में पसंद नहीं किया, लेकिन वह किसी और लड़की को मेरे करीब आने की इजाजत बिल्कुल नहीं दे सकती थी, खासकर ट्रेसी जैसी सबको पसंद आने वाली खूबसूरत लड़की को जिसने उसे और ज्यादा गुस्सा दिला दिया था। वह इतनी मतलबी थी कि मुझे अपनी निजी संपत्ति समझती थी। भले ही वह मुझे कचरे में फेंक दे, वह किसी को मुझे अपनाने नहीं देगी। सोफिया इस तरह बात मत करो। आखिरकार तुम और इथन बचपन के दोस्त हो। ऐसे कड़वे शब्द क्यों बोल रही हो। ट्रेसी से अब और सहन नहीं हुआ और उसने मेरी तरफ से न्याय के लिए आवाज उठाए। सच कहूं तो मैं ट्रेसी का बहुत आभारी था, लेकिन साथ ही मेरे अंदर चिंता भी बढ़ने लगी थी क्योंकि मेरे दिल में एक अनहोनी का एहसास धीरे धीरे जाग रहा था। ट्रेसी तुम बहुत मजेदार हो। मैं इथन को डांट रही हूँ, इसमें तुम्हारा क्या लेना देना। क्या तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो या ऐसा कुछ। वो तो बस मेरे पीछे घूमने वाला लड़का है। अगर तुम सच में उसके साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें बस मेरी छोड़ी हुई चीज ही मिलेगी। सोफिया व्यंग्य से हंसी और ट्रेसी पर बेरहमी से अपमानजनक शब्द उछाले। ट्रेसी का चेहरा अब गुस्से से लाल हो चुका था। वह शर्मिंदा भी थी और गुस्से में भी। सोफिया के शब्द उसके लिए किसी बड़े अपमान से कम नहीं थे। मैं पूरी तरह घबरा गया। मुझे डर था कि उनकी बहस का कोई गंभीर नतीजा न निकले। मैं सोफिया पर सिर्फ जल्दी से चिल्ला सका, सोफिया अब बहुत हुआ। ट्रेसी और मैं सिर्फ सामान्य क्लासमेट हैं। उसकी मासूमियत पर उंगली मत उठाओ और अपनी संकीर्ण सोच को हमारी दोस्ती पर मत थोपो। ये शब्द सुनकर ट्रेसी की आंखों में साफ बदलाव आया। उस शर्मिंदा गुस्से के बीच निराशा की एक झलक दिखाई दी। मैंने उन सभी बदलावों को नोट किया। हालांकि मुझे नहीं पता था कि वह अभी क्या सोच रही है, लेकिन मुझे पक्का पता था। मुझे सिर्फ सामान्य क्लासमेट कहते सुनकर उसे बहुत दुख हुआ होगा। उसने गलत समझ लिया था कि मेरे मन में उसके लिए कोई भावनाएं नहीं है। मैं हमेशा उसे सिर्फ एक क्लासमेट की तरह देखता हूँ। मैं सचमुच उसके सामने स्थिति साफ करना चाहता था, लेकिन इस लड़की के सामने नहीं, ताकि वह दोबारा भड़क न जाए और ट्रेसी को नुकसान न पहुंचाए। उसके जैसी मतलबी और संकीर्ण सोच वाली लड़की कुछ भी करने के काबिल थी। इथन तुम उसकी इस तरह रक्षा कर रहे हो। क्या मेरे शब्दों की अब तुम्हारे लिए कोई कीमत नहीं बची। सोफिया ने मुझे गुस्से से घूरा और जवाब मांगा। ठीक उसी समय जाकरी आगे बढ़ा। डार्लिंग, ये लड़का तुम्हें फिर से परेशान कर रहा है। क्या तुम चाहती हो कि मैं कुछ लड़कों को बुलाकर इसे सबक सिखाऊं। ये कहकर जाकरी ने लापरवाही से सोफिया की कमर पर अपना हाथ डाला। दूसरे छात्रों की नजरों की परवाह किए बिना मैंने देखा कि जाकरी ट्रेसी की तरफ देख रहा था और उसकी आंखों में साफ तौर पर गलत इरादे थे। ये लड़का निश्चित रूप से अब ट्रेसी को निशाना बना रहा है। मैं शर्त लगा सकता हूँ, अगर ट्रेसी हाँ कह देती उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए, तो जाकरी सोफिया को उसी वक्त छोड़ देता ताकि ट्रेसी को अपना सके, क्योंकि ट्रेसी सबसे खूबसूरत लड़की थी। सोफिया जैसी क्लास लेवल की लड़की उससे कोई मुकाबला नहीं कर सकती थी। मैं अभी बहुत गुस्से में हूँ। ट्रेसी को मुझसे माफी मांगनी होगी। सोफिया ने अपनी कमर पर हाथ रखा और ठंडे लहजे में कहा। ट्रेसी हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस तरह निशाना क्यों बनाया जा रहा है। मैं घबराहट में चुपचाप चिंतित हुआ। ये लड़की साफ तौर पर जानबूझकर लड़ाई मोल ले रही थी, यह सोचकर कि मेरा पहले ट्रेसी की रक्षा करना उसकी नाफरमानी था।
इसलिए उसने अपना रुख ट्रेसी की तरफ मोड़ दिया। स्थिति फिर से कंट्रोल से बाहर होती दिख रही थी। सब कुछ बिल्कुल पिछली जिंदगी के हादसे की तरह आगे बढ़ रहा था। मुझे इसे हर कीमत पर रोकना था, भले ही इसके लिए मुझे अभी थोड़ा अपमान सहना पड़े तो क्या हुआ। जब तक ट्रेसी सुरक्षित थी, एक सच्चा इंसान जानता है कि कब झुकना है और कब खड़ा होना है। बदले का दिन अभी आगे था। सोफिया, गलत मत समझो, ट्रेसी के साथ मेरा रिश्ता सचमुच वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। क्या तुम मेरे लिए अपनी भावनाओं को नहीं जानती? क्या तुम्हें खुद पर थोड़ा भी भरोसा नहीं है? मुझे ऐसा कहते सुनकर सोफिया के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान आई। तो तुम अभी भी मेरे पीछे घूमने के लिए तैयार हो? भगवान, मैं तुरंत चुपचाप अपनी मुट्ठी भींच ली। मेरा सचमुच मन किया कि मैं सभी क्लासमेट्स के सामने उसे एक मुक्का मारूं। ट्रेसी अभी भी मेरी तरफ देख रही थी। मैंने ट्रेसी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने गुस्से को दबाने की पूरी कोशिश की ताकि आज रात कोई गड़बड़ न हो। एक सच्चा इंसान जिस लड़की से प्यार करता है उसके लिए थोड़ी परेशानी झेलता है। यह क्या है? हाँ, मैंने धीरे से जवाब दिया, इस डर से कि कोई सुन न ले, और उम्मीद की कि यह जवाब सोफिया को संतुष्ट कर देगा और वह ट्रेसी को छोड़ देगी। तुमने क्या कहा? जोर से बोलो, मैंने सुना नहीं। सोफिया जानबूझकर अपना कान करीब लाए, उसका चेहरा मजाक उड़ाने के भाव से भरा था। वह जानबूझकर सबके सामने मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रही थी। अगर तुम पीछे घूमने के लिए तैयार हो तो इसे जोर से और गर्व से कहो। डरपोक की तरह व्यवहार मत करो। जाकरी ने अपने हाथ बांधे और मुझ पर तंज कसा। अब बहुत हुआ। ट्रेसी ने गुस्से में टेबल पटकी और अचानक खड़ी हो गई। बार बार इथन को मजबूर करना और शर्मिंदा करना। सोफिया, तुम्हें लगता है कि यह मजेदार है? ये सिर्फ हर किसी को तुम्हारा असली और गंदा चेहरा दिखा रहा है। और तुम भी इथन, क्या तुम थोड़ा भी मर्दाना साहस नहीं दिखा सकते? वह तुम्हारा इस तरह अपमान कर रही है और तुम अभी भी तैयार हो? मैंने तुम्हें समझने में सचमुच भूल की। इसके साथ ही ट्रेसी ने सोफिया को जोर से एक तरफ धकेला और कैंटीन से सीधे बाहर चली गई। वह बदतमीज ट्रेसी, उसने न सिर्फ मुझे कोसा बल्कि मुझे धक्का देने की हिम्मत भी की। सोफिया गुस्से से लाल हो गई। जाकरी उसके कान के करीब झुका और फुसफुसाया कि आज रात मैं तुम्हारा अच्छा बदला लूंगा। मैं बाकी की बात नहीं सुन पाया, लेकिन मुझे अंजाम पहले से ही पता था। जो होना था वह होकर ही रहेगा। मैंने इसे रोकने की पूरी कोशिश की थी लेकिन इसे टाल नहीं सका। और इसके ऊपर ट्रेसी को मेरे बारे में गहरी गलतफहमी हो गई। उसने सोचा कि मैं सचमुच सोफिया के पीछे घूमना चाहता हूँ। मैंने यह अपमान पूरी तरह से उसकी रक्षा करने के लिए चुपचाप सहा था। मैं सिर्फ आज रात की त्रासदी को रोकने के रास्ते सोचता रहा। स्कूल के गुंडे जाकरी को ट्रेसी के साथ गलत हरकत करने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जा सकती थी। दोपहर का समय सेल्फ स्टडी का था। टीचर्स बुनियादी तौर पर अब निगरानी नहीं कर रहे थे। छात्रों को खुलकर आराम करने दे रहे थे जब तक कि क्लास में कोई हंगामा न हो। कॉलेज का एग्जाम बिल्कुल करीब था। मुख्य काम अब पढ़ाई में सिर खपाना नहीं था बल्कि छात्रों का तनाव कम करना था ताकि वे मानसिक रूप से रिलैक्स हो सके और परीक्षा के लिए तैयार हो सकें। कल और उसके अगले दिन 2 दिन घर पर छुट्टी थी ताकि 7 और 8 जून को होने वाले कॉलेज एग्जाम का इंतजार किया जा सके। आखिरकार छुट्टी का समय आ गया। मैं फिर से क्लास से बाहर भागने वाला पहला लड़का था ताकि ट्रेसी को खोज सकूं। मैं क्लास 8 में था, वह क्लास 6 में थी जो ज्यादा दूर नहीं था। लेकिन ट्रेसी मुझसे मिलना नहीं चाहती थी। उसकी क्लास के कुछ लड़कों ने मुझे दरवाजे पर ही रोक दिया और गंभीर धमकियां दी। ट्रेसी बस अपना सिर झुकाए बैठी रही और उसने मेरी तरफ एक नज़र भी नहीं डाली। मैं साफ समझ गया था कि दोपहर के खाने के समय उस लड़की के सामने मेरे व्यवहार ने उसके दिल को गहरी चोट पहुंचाई थी और उसे मुझसे पूरी तरह निराश कर दिया था। कोई दूसरा विकल्प नहीं था। मुझे लाचार होकर क्लास 6 के दरवाजे से जाना पड़ा। अगर मैं नहीं जाता तो वे लड़के मुझ पर पक्का हमला कर देते। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं टॉपर हूं या नहीं। उनकी पसंदीदा खूबसूरत लड़की के आसपास मंडराने का मतलब मार खाना था। ट्रेसी की गलतफहमी मेरे दिल को छुरी की तरह काट रही थी। लेकिन समय हाथ से निकला जा रहा था। मेरे पास अभी इसके लिए समय नहीं था। पहले उसे बचाने का रास्ता खोजना था। भले ही मैं क्लास 6 के दरवाजे से हट गया था, मैं दूर नहीं गया बल्कि एक कोने में छिपकर देखने लगा। दूसरे क्लासमेट एक एक करके चले गए। सिर्फ ट्रेसी अभी भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। वह क्लास में बिल्कुल अकेली थी। मैंने मौका देखा और ट्रेसी से बात करने अंदर गया। तुम अभी तक घर नहीं गई? ट्रेसी ने मुझे देखते ही तुरंत अपना मुंह फेर लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे कुछ कहना है। ये सचमुच बहुत जरूरी है। मैं बोलने ही वाला था कि उसने ठंडे लहजे में मुझे मना कर दिया। मत कहो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अगर तुम नहीं सुनोगी तो आज रात तुम्हारी जान चली जाएगी, मैंने घबराकर जोर से कहा। लेकिन वह बस हंसी। वह हंसी पूरी तरह से उदासी से भरी थी। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं होगा। हम सिर्फ सामान्य क्लासमेट हैं। तुम हद पार कर रहे हो। इसके साथ ही उसने मुझे एक तरफ धकेला, अकेले क्लास से चली गई।
मैं उसके पीछे भागा, आज रात के बारे में सब कुछ समझाने का प्लान बना रहा था। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता वो एक ठंडी नज़र के साथ पीछे मुड़ी। मेरा पीछा करना बंद करो इथन, तुम्हारी हरकत ने मुझे शब्दों से परे निराश किया है। इस समय मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती। इसके साथ ही वह तेजी से भाग गई। वह बिना पीछे देखे भागी। हालांकि मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि उस पल जब वह भागी उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह मुझसे सचमुच बहुत ज्यादा निराश थी। मैं उसकी भावनाओं को पूरी तरह समझ रहा था, इसलिए मैंने उसे बिल्कुल दोष नहीं दिया। आज कैंटीन के उस व्यवहार के बाद कोई भी देखने वाला यही सोचता कि मैं एक डरपोक इंसान हूं जो सिर्फ सोफिया के पीछे घूमता है, जबकि वह मेरी कोई कदर नहीं करती, जो किसी भी लड़के के लिए पूरी तरह से शर्मनाक था। तो अब क्या करूं? मेरा दिल उत्सुकता से जल रहा था। मुझे नहीं पता था कि ट्रेसी कहाँ गई है, लेकिन मुझे पक्का पता था कि वह आज रात स्कूल में होगी और मुझे पूरा भरोसा था कि उस पर उस कमीने जाकरी द्वारा हमला किया जाएगा, ठीक लेक्चर बिल्डिंग की छत पर। अगर यह सचमुच बाहर हुआ होता तो उसके पास इस तरह स्कूल की लेक्चर बिल्डिंग में आकर इसे खत्म करने की कोई वजह नहीं होती। क्या दुख से भरी खुदकुशी के लिए किसी खास जगह की जरूरत होती है? ऐसा कभी नहीं सुना और इसका कोई मतलब नहीं बनता। चून की पिछली जिंदगी की वह त्रासदी आज रात होने वाली थी, मैं दृढ़ता से वहीं इंतजार करूंगा। सिर्फ अपनी ताकत के भरोसे मैं जाकरी को निश्चित रूप से नहीं रोक सकता था, अपनी कमजोर कद काठी के साथ। उसका एक मुक्का और मैं हमेशा के लिए ढेर हो जाता। वास्तव में मैं मिस लुइस के पास जा सकता था या ट्रेसी के क्लास टीचर को बता सकता था। उनसे जाकरी को रोकने के लिए बीच में आने को कह सकता था। लेकिन अभी मैं उन्हें खुलकर सब कुछ नहीं समझा सकता था। अगर मैं कहानी बताता भी तो वे शायद मुझ पर हंसते और सोचते कि मैं पागल हो गया हूँ। जब जाकरी ट्रेसी पर हमला करता तब तक स्कूल के सभी टीचर्स घर जा चुके होते। बचाने के लिए समय पर नहीं पहुंच पाते। भले ही हम अंत में ट्रेसी को कूदने से रोक लेते, वह अपमान जिंदगी भर उसका पीछा करता और उसके दिल में एक गहरा घाव बन जाता जो कभी नहीं भरता। मैं अपनी पसंदीदा खूबसूरत लड़की की पवित्रता को उस जानवर जाकरी द्वारा खराब करने की इजाजत बिल्कुल नहीं दे सकता था। अब मदद के लिए किससे पूछूं? मुझे तुरंत अपने अच्छे भाई लियाम का ख्याल आया। वह जाकरी का सामना कर सकता था। इसके अलावा मैं भी साथ होता, भले ही ताकतवर न हूं, हमारा पलड़ा भारी रहता। मैं तुरंत स्कूल के बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ भागा। लियाम को जो बॉल खेल रहा था सीधे बाहर खींच लाया। तुम ये क्या कर रहे हो? मैं बस एक शॉट लगाने ही वाला था, मुझे यहाँ बाहर क्यों खींच लाए? लियाम का चेहरा पूरी तरह से शिकायत से भरा था। मैंने लंबी चौड़ी सफाई में समय बर्बाद नहीं किया, उसे सीधे बताया कि क्या होने वाला है। जैसा कि उम्मीद थी, लियाम ने मुझे सदमे से देखा जैसे उसने मुझे पहले कभी न जाना हो। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम्हें बुखार नहीं है? क्या तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो? मैं पूरी तरह गंभीर हूँ। तुम मेरे भाई हो। क्या मैं इस तरह की किसी बिना मतलब की बात पर मजाक करूंगा? मेरा चेहरा पूरी तरह से गंभीर था। तथ्यों से साबित करना था। क्या भूल गए पिछली बार मैंने तुम्हें झील के किनारे कैसे बचाया था? क्योंकि मुझे पहले से पता था कि क्या होने वाला है, इसलिए मैंने पहले से तैयारी की थी। ये सुनकर लियाम खुद को रोक नहीं पाया और उसकी बातों में थोड़ा विश्वास दिखने लगा। ठीक है, मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुम कह रहे हो। अगर आज रात वैसा ही हुआ जैसा तुमने कहा तो मैं मान लूंगा कि तुम सचमुच दोबारा पैदा हुए हो। मैंने चुपचाप राहत की सांस ली। एक सच्चा भाई होने के नाते भले ही मेरे शब्द अजीब लग रहे थे, उसने मदद करने का फैसला किया। इसलिए हम दोनों लेक्चर बिल्डिंग के पास छिप गए। इस बार हम दोनों लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। आसमान तेजी से काला हो गया। स्कूल रात के सन्नाटे में डूब गया। सिर्फ पास के जंगलों से झींगुरों की आवाज आ रही थी। जून का मौसम थोड़ा उमस भरा था। हम दोनों एक बिना हवा वाले कोने में छिपे थे। हमारी शर्ट पूरी तरह पसीने से भीग चुकी थी। इथन, लगभग 8 बजने वाले हैं। क्या तुम इस बारे में पक्के हो? लियाम ने अपनी टी शर्ट का कोना पकड़ा, माथे से टपकता पसीना पोंछा और धीरे से बड़बड़ाया। इतनी देर इंतजार करने के बाद भी ट्रेसी या जाकरी का कोई सुराग नहीं था। उसका अधीर होना स्वाभाविक था। आखिरकार मैंने जो पहले कहा था वह बहुत काल्पनिक लग रहा था। थोड़ा और इंतजार करो, जल्दबाजी मत करो। कड़ी मेहनत से ही लोहा सुई बनता है। मैं सिर्फ भरोसा दिला सकता था। मैं सचमुच तुम्हारी तारीफ करता हूँ भाई। अगर आज रात कोई नहीं आया तो कल चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। मुझे शक है कि तुम्हारी नसें ठीक से काम नहीं कर रही हैं, लियाम ने चिढ़कर कहा। मैंने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। मेरी आंखें अभी भी बाहर टिकी थीं। आधा घंटा और बीत गया। जैसे ही घड़ी 9 के करीब पहुंची, हलचल हुई। लियाम ने देखा, ये सचमुच वैसा ही है जैसा तुमने कहा था। इथन, तुम किस तरह के जादूगर हो? कुछ ही दूरी पर ट्रेसी इस तरफ आ रही थी। सिर्फ वह अकेली थी, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि वह यहाँ अकेली नहीं आई थी। स्कूल का गुंडा जाकरी निश्चित रूप से सामने आएगा। मैंने तुरंत खुद को नहीं दिखाया, बल्कि जाकरी के सामने आने का इंतजार किया। जब वह ट्रेसी पर हाथ डालेगा मैं लियाम के साथ आगे बढ़ूंगा और उसे बुरी तरह पीटूंगा। अपने अंदर के पूरे गुस्से को बाहर निकालने का मौका।
उसके जैसा लड़का भले ही हम उसे आज रात पीटें, एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर यह बात बाहर आती तो उसे कुछ हासिल नहीं होता। ट्रेसी अभी भी यूनिफॉर्म में थी, बिल्कुल वैसी ही ड्रेस जो उसने पिछली जिंदगी में पहनी थी जब उसने सब कुछ खत्म किया था। अभी भी वही पोशाक। मुझे नहीं पता था कि स्कूल के बाद वह कहाँ गई थी। वह इतनी देर से स्कूल क्यों लौटी, या शायद वह हमेशा से कहीं छिपी हुई थी, हकीकत से भाग रही थी और कभी स्कूल से गई ही नहीं थी। जैसे ही मैं सोच रहा था ज़ाकरी आखिरकार सामने आ गया। उसने अचानक ट्रेसी के पीछे से छलांग लगाई, उसका मुंह कसकर बंद कर दिया ताकि वह कोई आवाज न निकाल सके। लियाम आगे बढ़ो, मैंने तुरंत जोर से कहा। लियाम भी पूरी तरह से जोश में था। इसके तुरंत बाद वह आगे बढ़ा। ज़ाकरी एक पल के लिए जम गया। उसने तुरंत ट्रेसी को छोड़ा और भागने लगा। तुम्हें क्या लगता है तुम भाग सकते हो? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लियाम ने ज़ाकरी को पकड़ा और एक जोरदार पंच मारा। जबकि मैं ट्रेसी की तरफ भागा, उसे अभी भी डरा हुआ देखकर मैं सिर्फ ट्रेसी को ढाढ़स बंधा सका। डरो मत, मैं यहाँ हूँ। पता नहीं अत्यधिक डर की वजह से या इसलिए कि मेरे सही समय पर आने से उसे सुरक्षा का एहसास हुआ, वह सीधे मेरी बाहों में आ गई और बुरी तरह रोने लगी। मेरा पूरा शरीर अचानक अकड़ गया। यह नज़ारा पूरी तरह से अप्रत्याशित था, लेकिन सोचने का समय नहीं था। मैं बस उसकी पीठ थपथपाता रहा। जब वह थोड़ी शांत हुई मैं तुरंत लियाम के साथ शामिल हो गया और ज़ाकरी की जमकर धुनाई की। 2 के मुकाबले 1 होने पर साफ तौर पर हमारा पलड़ा भारी था। ज़ाकरी मुकाबला नहीं कर पाया। हमारे द्वारा जमीन पर पटक दिया गया और बेदम कर दिया गया। जब धोखेबाज सोफिया क्विन वहां पहुंची तब जाकर लियाम और मैं रुके। जैसे ही वह वहां पहुंची वह चिल्लाने लगी और मुझे बुरी तरह कोसने लगी। मैंने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। आज रात मुझे सचमुच बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। न केवल ट्रेसी को सफलतापूर्वक बचाया बल्कि स्कूल के गुंडे ज़ाकरी को एक यादगार सबक सिखाने का मौका भी मिला। हाई स्कूल के 3 साल उसके द्वारा हर तरह से परेशान किए जाने के बाद कौन जानता था कि ग्रेजुएशन की रात से पहले उस बदनाम गुंडे को मेरे हाथों मार खानी पड़ेगी। इसे मेरे हाई स्कूल के सालों का एक परफेक्ट और संतोषजनक अंत माना जा सकता था। लियाम और मेरे ट्रेसी को घर छोड़ने के बाद जैसा कि उम्मीद थी उसने पूछा कि मैं अचानक वहां कैसे आया। मैंने कुछ छिपाया नहीं लेकिन पूरा सच भी नहीं बताया। बस इतना कहा कि मैं उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित था, इसलिए स्कूल से गया नहीं था। फिर मैंने पूछा कि वह इतनी देर से स्कूल में क्यों थी। पता चला कि वह सचमुच अकेले रोने के लिए एक जगह ढूंढ चुकी थी और कभी स्कूल से गई ही नहीं थी। उसे बस याद आया कि वह क्लास में कुछ भूल गई है, इसलिए उसे लेने आई थी और फिर घर जाने का प्लान था। हालांकि मैं अपनी पिछली जिंदगी में पक्का नहीं था कि वह कैसे स्कूल लौटी और ज़ाकरी द्वारा परेशान की गई, लेकिन यह निश्चित रूप से इस तरह नहीं था। मेरी कोशिशों की बदौलत कहानी बदल चुकी थी, पिछली जिंदगी से बहुत अलग। अब इस पर ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं थी। संक्षेप में इस जिंदगी में ट्रेसी हादसे से बच गई थी, यही सबसे बड़ी खुशी थी। ट्रेसी, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें दोपहर के खाने के समय जो हुआ उसके बारे में थोड़ा समझाने की जरूरत है। मैंने खास तौर पर ट्रेसी को खुलकर समझाया, इस तरह से जो वह समझ सके। पूरी बात सुनने के बाद ट्रेसी की आंखें बड़ी हो गईं और उसके चेहरे पर साफ पछतावा था। आई एम सॉरी इथन, मैंने तुम्हें गलत समझा। ट्रेसी ने मुझसे फिर से माफी मांगी। वह हमेशा खुद को दोषी क्यों मानती है? सच्चे प्यार का सामना करने वाली कुछ लड़कियां अक्सर बहुत सीधी बन जाती हैं। ट्रेसी उसी तरह की थी, एक ऐसी लड़की जो किसी पुरुष के सम्मान और पूरे दिल से प्यार के काबिल थी। मैं अब और इंतजार नहीं करना चाहता था। मैंने इसी वक्त इस बात को साफ करने का फैसला किया। आखिरकार हम बुनियादी तौर पर हाई स्कूल पास कर चुके थे। ट्रेसी, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। चलो एक ही यूनिवर्सिटी का लक्ष्य रखते हैं। कॉलेज ग्रेजुएशन के बाद मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम तैयार हो? मैंने उम्मीद से भरी नजरों से उसकी तरफ देखा और जवाब का इंतजार करने लगा। उसने बस शर्माकर सिर हिलाया और कुछ नहीं बोली, लेकिन वह इशारा ही सबसे पक्का था। मैं मुस्कुराया, एक बेहद खुशी की मुस्कान। अब तक मैं आखिरकार चैन की सांस ले सकता था। मेरा अच्छा भाई लियाम और वह बेहतरीन लड़की ट्रेसी जिसे मैंने अपनी पिछली जिंदगी में खो दिया था, दोनों को मेरी कोशिशों से बचा लिया गया था। तो फिर इसके बाद मेरा बदले का प्लान शुरू होना चाहिए। सोफिया क्विन वह लड़की और उसका गुंडा बॉयफ्रेंड, अब नरक के लिए तैयार हो जाओ। इस जिंदगी में मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम मौत की भीख मांगोगे। तुम्हें इसकी 10 गुना कीमत चुकानी होगी। कॉलेज का एग्जाम तय शेड्यूल के मुताबिक हुआ। हालांकि मैं हर सब्जेक्ट में परफेक्ट स्कोर का दावा नहीं करूंगा। कुल स्कोर निश्चित रूप से 700 से ज्यादा था, शायद 730 से ऊपर। किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलना कोई मुद्दा नहीं था। मेरा मानना था कि ट्रेसी के लिए भी यह कोई दबाव नहीं था। जिस दिन रिजल्ट आया मुझे एक छोटा सा सरप्राइज मिला। कुल 736, जो मेरी उम्मीद के मुताबिक ही था। ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन मेरी पिछली जिंदगी के रिजल्ट के मुकाबले 9 नंबर ज्यादा थे। ये समझ में आता था।
आखिरकार अपनी पिछली जिंदगी में मैंने यह एग्जाम पहले भी दिया था। अगर उस समय मैं लियाम और ट्रेसी के मामलों से भटका न होता और पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाता, मैं शर्त लगा सकता हूं कि मैं 740 से ऊपर ला सकता था, जो परफेक्ट स्कोर के करीब होता। ट्रेसी का स्कोर भी आ गया था 724 नंबर। हालांकि यह अच्छा था। वह पिछले मॉक्स में उतनी खुश नहीं दिख रही थी। वह मुझसे सिर्फ कुछ ही नंबर पीछे थी। उम्मीद नहीं थी कि असली एग्जाम में 10 नंबर से ज्यादा का अंतर आ जाएगा। मैं बस बिना कुछ बोले मुस्कुराया। अभी उसके सामने सच उजागर करने का समय नहीं था, क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में वह इस एग्जाम तक नहीं पहुंच पाई थी, तो यह उसका असली लेवल था। रही बात मेरे स्कोर की, तो यह थोड़ा पहले के अनुभव का फायदा था। हम दोनों आराम से अच्छी यूनिवर्सिटी में आ गए। बस सब्जेक्ट एक नहीं था, लेकिन हम रोज मिल सकते थे। कैंपस में हमारा रिश्ता मजबूत बना रहा। आखिरकार हम खुलकर हाथ पकड़ सकते थे। छिपने या बचने की कोई जरूरत नहीं थी। फ्रेशमैन साल के पहले सेमेस्टर का अंत, न्यू ईयर की पूर्व संध्या पर हम खुद को रोक नहीं पाए और एक दूसरे को गले लगा लिया, और मैंने आसानी से उसका पहला किस लिया। रही बात मेरे अच्छे भाई लियाम की, वह कॉलेज एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाया था। मेरी सलाह पर वह काम के सिलसिले में बीजिंग आ गया और कुछ समय के लिए एक छोटा सा बेसमेंट रूम किराए पर ले लिया। मेरे पास अपने प्लान थे। मुझे इस भाई को अपने साथ आगे बढ़ाना था। मैंने एक पूरा हफ्ता लगाकर अपनी पिछली जिंदगी के सभी मजेदार वीडियो की लिस्ट बनाई और उन्हें इकट्ठा किया। फिर लियाम के साथ छोटे क्लिप शूट करना शुरू किया और उन्हें पेनड्राइव में सेव किया। लियाम को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन उसे मेरे पुनर्जन्म पर पूरा भरोसा था। जब मैंने उससे कहा कि कुछ ही सालों में मैं तुम्हें एक मशहूर इंटरनेट स्टार बना सकता हूं जिसके पास करोड़ों की संपत्ति होगी, तब उसकी आंखें चमक उठी और उसका दिल उम्मीदों से भर गया। हालांकि अंदर ही अंदर उसे अभी भी कुछ शक था, लेकिन मैंने ज्यादा समझाने की जहमत नहीं उठाई। मेरे शब्द उसके लिए एक वादा थे, क्योंकि मैं जानता था कि अगले कुछ सालों में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ये साल अभी शांत था, लेकिन अगले साल इंटरनेट पर कमाल की चीजें दिखने वाली थीं। शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म का दौर आने वाला था। मेरी पिछली जिंदगी में कॉलेज के दूसरे साल तक मैं इसमें शामिल नहीं हुआ था। शुरुआत में ज्यादातर मनोरंजन की चीजें थीं। अभी यह पूरी तरह से पॉपुलर नहीं हुआ था। लोग इसे सिर्फ एक नए मजे की तरह देखते थे। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि इसके जरिए बहुत से लोग रातों रात अमीर बन जाएंगे और आम लोगों के लिए जिंदगी बदलने वाले मौके खुलेंगे। और मैं वह इंसान था जिसने सही समय पर पहचान लिया था कि यह आने वाले इंटरनेट युग की सोने की खदान है। मुझे इस मौके को पकड़ना था, इसलिए मैं भी उस एंटरटेनमेंट गेम में शामिल हो गया। खाली समय का इस्तेमाल मजेदार वीडियो बनाने और उन्हें एक एक करके अपलोड करने में करने लगा। सीनियर साल तक मैंने 30 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स बना लिए थे और यह संख्या लगातार बढ़ रही थी। फिर एक बड़ा उछाल आया, लाइव स्ट्रीम सेलिंग का ट्रेंड बढ़ा। जो फैन बेस मैंने बनाया था उसकी बदौलत मैं आसानी से इस लहर पर आगे बढ़ गया। सबसे पहले फायदा उठाने वालों में से एक, मेरे फैंस जल्दी ही 1 करोड़ से ऊपर हो गए। फिर मैंने अपनी खुद की लाइव स्ट्रीम कंपनी शुरू की और कई मशहूर स्ट्रीमर्स को तैयार किया। सिर्फ 2 साल में मेरी संपत्ति करोड़ों से ऊपर निकल गई। अगर उस घटिया जोड़े ने मेरी हत्या की साजिश न रची होती और मैं जल्दी न मरा होता, तो आने वाले सालों में मेरी संपत्ति और भी ज्यादा बढ़ जाती। इस जिंदगी में मैं मौके के आने का इंतजार नहीं कर सकता था। मुझे पहले से तैयारी करनी थी ताकि मौके का फायदा उठाने में सबसे आगे रहूं। जो शॉर्ट वीडियो मैंने अभी लियाम के साथ शूट किए थे वे सभी वही कंटेंट थे जिनका इस्तेमाल मैंने अपनी पिछली जिंदगी के मार्केट टेस्ट में पहले ही कर लिया था। इकलौता अंतर यह था कि अब मुख्य किरदार लियाम था। इसे मेरे अच्छे भाई के लिए एक खास तोहफा माना जा सकता था। यह बेकार नहीं था कि मेरी पिछली जिंदगी में वह मेरे लिए मरा था। यह उसके लिए बिल्कुल सही बदला था। रही बात सोफिया और उसके गुंडे बॉयफ्रेंड की, जैसा कि उम्मीद थी वे कॉलेज में फेल हो गए, लेकिन अभी वे दोनों बिना किसी पैसे की चिंता के आराम की जिंदगी जी रहे थे। आखिरकार रियल एस्टेट अभी भी बहुत गर्म था। अभी मंदी नहीं आई थी, लेकिन वह जल्द ही आने वाली थी। मैं तैयार था। रियल एस्टेट के ठंडा होने से ठीक 1 साल पहले तक का इंतजार कर रहा था। मुझे अपना बदले का प्लान शुरू करना था। पहला कदम उस गुंडे के परिवार को पूरी तरह से बर्बाद करना था। उनकी स्थिति को पिछली जिंदगी से भी लाख गुना बदतर बनाना था। बस उन्हें दिवालिया करना था। अभी जान से मारने की जरूरत नहीं थी। उस घटिया जोड़े को जिंदा रखना था ताकि उन्हें धीरे धीरे तड़पाया जा सके। मेरी पिछली जिंदगी के ठीक उसी दिन जब मैं अस्पताल में लेटा था और गुस्से में मरा था, मैं उन्हें पूरी तरह से निराशा में डाल दूंगा। इस तरह का बदला सच में गुस्से को शांत करता है। और रियल एस्टेट के गिरने से पहले का वह साल लगभग आ चुका था। मुझे भी उस गुंडे के पूरे परिवार को पल भर में सबक सिखाने के लिए अच्छी तैयारी करनी चाहिए थी। ये कॉलेज का 3रा साल था। नए एंटरटेनमेंट फॉर्मेट छोटे पैमाने पर शुरू हो रहे थे। मेरी पहले की तैयारी की बदौलत उनकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही थी, पूरे 1 साल पहले बहुत से मजेदार वीडियो शूट करने की वजह से। इसलिए जब समय आया मैं दूसरों से एक कदम आगे था। वीडियो की अच्छी क्वालिटी के साथ मुझे सबसे पहले सफलता मिली
तीसरे साल में मेरे फैंस 80 लाख से ऊपर हो गए और 1 करोड़ की तरफ बढ़ रहे थे। मेरी पिछली जिंदगी के इस मोड़ के मुकाबले कई लाख फैंस ज्यादा थे। जब मैंने लियाम के कंधे पर हाथ रखा और उससे कहा कि सिर्फ 1 या 2 साल में तुम टॉप लाइव स्ट्रीम किंग बन जाओगे और साल में कम से कम 10 करोड़ युआन कमाओगे, और यह मैं बहुत कम करके बता रहा हूँ जैसा कि उम्मीद थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वह बार बार पूछने लगा कि क्या ये सच है? तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? वह मुझ पर शक नहीं कर रहा था, लेकिन उसे सुनी हुई बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। आखिरकार हम जैसे लोगों के लिए साल में 10 करोड़ युआन, यह एक बहुत बड़ी रकम थी। उसका अपनी कानों पर भरोसा न करना बिल्कुल सामान्य था। मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं थी, बस इंतजार करो और देखो। अब मुझे उस गुंडे के परिवार को सबक सिखाने पर पूरा ध्यान लगाने की जरूरत थी। पहले उन्हें दिवालिया होने दो, फिर देखेंगे। ये साल रियल एस्टेट का सबसे बड़ा बूम था। घरों की कीमतें बेतहाशा बढ़ रही थीं। छोटे शहरों में भी अच्छे इलाकों की कीमतें 10,000 प्रति स्क्वायर मीटर से ऊपर चली गईं। कई लोगों ने बिना सोचे समझे इस ट्रेंड को फॉलो किया और अभी खरीदने के लिए दौड़े, इस डर से कि अगले साल यह और महंगा हो जाएगा। बिल्कुल पिछली जिंदगी की तरह उस गुंडे के परिवार ने बिल्डिंग मटेरियल इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उन्होंने खुद को चालाक समझा और अगले साल तक स्टॉक रोकने का प्लान बनाया जब कीमतें बढ़ेंगी, ताकि बड़ा मुनाफा कमा सकें। उन्हें क्या पता था कि यह साल आखिरी मौका था। अगले साल घरों की कीमतें लगातार गिरेंगी, जिससे प्रोजेक्ट आधे अधूरे ही रुक जाएंगे और बंद हो जाएंगे। यहाँ तक कि कई लोगों ने जो एडवांस दिया था उन्हें उनके घर नहीं मिले, वे बस आधे अधूरे बने मकानों को देखकर दुखी होते रहे। मैं इस मौके का इस्तेमाल उस गुंडे के परिवार को एक करारा झटका देने के लिए करना चाहता था। ऐसा नहीं है कि मैं बिना दिल का हूँ जो उसके परिवार को इसमें घसीट रहा हूँ, बल्कि इसलिए कि पिछली जिंदगी में जब अगले साल कीमतें गिरी थी उसके परिवार को बड़ा नुकसान हुआ था और उसने मेरे पापा के पैसे रोक लिए थे। पापा कई बार पैसे मांगने उनके दरवाजे पर गए, लेकिन उन्हें भगा दिया गया, जिससे वे कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे। उस धोखेबाज सोफिया ने न केवल इसे रोका नहीं, बल्कि बगल में खड़े होकर खुशी खुशी तमाशा देखा। इस बार उसके परिवार से बदला लेना मेरे पापा की पिछली जिंदगी के लिए न्याय पाना भी था। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान मैं घर गया और पापा से तुरंत कहा कि अब उस गुंडे के परिवार के लिए काम मत करो। मैंने हाल ही में जो पैसा कमाया था वह माता पिता को छोटा बिजनेस शुरू करने के लिए दे दिया। इस पैसे के साथ पापा स्वाभाविक रूप से उनके लिए काम नहीं करेंगे। मुझे थोड़ा सुकून मिला। उस रात मैं खास तौर पर सोफिया से मिलने उसके घर गया ताकि उसके साथ एक जॉइंट बिजनेस प्रोजेक्ट पर बात कर सकूं। सोफिया, मैंने जैसे तैसे 5 लाख रुपये जुटाए हैं। तुम जाकरी से कहो कि मुझे तुम्हारे साथ इन्वेस्ट करने का मौका दे। हम साथ मिलकर स्टील मिल का बिजनेस शुरू करेंगे। अगले साल हम पक्का बड़ा मुनाफा कमाएंगे। मैंने जानबूझकर उत्सुक दिखने का नाटक किया और उम्मीद भरी नजरों से सोफिया की तरफ देखा। सिर्फ 5 लाख रुपये और तुम हमारे साथ शामिल होना चाहते हो इथन? मैंने सोचा था कि अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के बाद तुम कोई बड़े आदमी बन जाओगे। जाकरी उस समय बिल्कुल सही था। सही जगह पैदा होना एक टैलेंट है, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। जाकरी के सामने तुम बस एक कछुआ हो। जैसा कि उम्मीद थी, मुझे उस लड़की द्वारा फिर से नीचा दिखाया गया और मेरा मजाक उड़ाया गया। उसकी आंखें पूरी तरह से घमंड से भरी थीं। अभी उसका मुझ पर तंज कसना उसके अहंकार का कारण था। इस साल रियल एस्टेट बहुत गर्म था। जाकरी का परिवार बहुत अमीर होने वाला था। गाइस, आजकल मैं देख रहा हूं कि आप लोग वीडियो देख रहे हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। भले ही वीडियो को लाइक मत करो पर भाई चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो। और मैं जानता हूं अभी कुछ लोग कमेंट में आएंगे और बोलेंगे कि ऑडियो पिक्चर के साथ मैच नहीं कर रही, तो मैं उन्हें बता दूं कि यह कोई ऑफिशियल मनहवा नहीं है। इसे एआई से जनरेट करके बनाया गया है, स्टोरी भी और पिक्चर्स भी। और आजकल एआई में कंसिस्टेंसी के साथ इमेज नहीं बन पा रही है, इसीलिए कभी कभी ऑडियो फोटो के साथ मैच नहीं होता। उम्मीद है आप समझ गए होंगे।